नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है। कल का जो हमारा लेक्चर था वो नंबर सिस्टम पे था। नंबर सिस्टम पे हमने जो आधारभूत बातें हैं, जो शुरुआती बातें हैं, जो शुरुआती बिंदु है, उन सबको हमने कवर किया और कवर करते करते हम रियल नंबर तक, वास्तविक संख्याओं तक, लेक्चर के एंड तक हम पहुंच गए थे। तो अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ शुरुआती हिस्सा था, खत्म नहीं हुआ है, शुरुआती हिस्सा, उसको आगे बढ़ाना बाकी था। लेक्चर बड़ा हो गया था तो मैंने कहा कि ब्रेक ले लेते हैं, सेकेंड लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो जहां तक फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है वहां तक तो हो गया, अब उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो रियल नंबर तक हम पहुंच गए थे, है ना। अब ये सब चीजें जो पढ़ी है इनको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसके बारे में आ जाइए। थोड़ा सा बांधने की जो कोशिश है वो करते हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था वो था, सबसे पहला था नेचुरल नंबर, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं में कौन कौन था, मैं उसे गोले से दर्शाता हूं कि ये रहा एक गोला, इसमें कौन कौन है जो प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं होती है एक से शुरू, एक के बाद में होता है दो, जिसे परवर्ती कहते हैं ना, सक्सेसर कहते हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, कोई भी नंबर में आप एक जोड़ेंगे तो उसका अगला नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा और इनकी संख्या अनंत है, अनंत तक ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा सेट कहलाता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में जीरो नहीं था, जीरो की कमी थी। फिर भारतीय आए और उन्होंने जीरो की खोज की, और जीरो की खोज करते ही जीरो को अगर और शामिल कर दिया जाए, जितने नंबर है एन वाले वो तो रख ही लिए जाए, उसमें जीरो और शामिल कर दिया जाए, एक्स्ट्रा जीरो और ऐड कर दिया जाए, जीरो शामिल कर दिया जाए, तो ये होल नंबर बन जाते हैं, जिन्हें डब्ल्यू द्वारा दर्शाया जाता है, डब्ल्यू फॉर होल नंबर। इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृत, इन्हें पूर्ण। पूर्णांक और पूर्ण में अंतर है बेटा, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक। अब जीरो आ गया, है ना। फिर मैंने आपको बताया था लेन देन वाला कि प्लस का एक है तो माइनस का एक भी होगा, तो उसे अगर शामिल कर ले, इसमें जो भी बाकी है अगर उसे शामिल कर ले, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस वाले जो नंबर है उनको और शामिल कर लें, 5, -6, -7, यानी जितने नंबर आपके जेड में, इसमें एन में जितने नंबर थे उसमें जीरो शामिल हो गया, माइनस के और शामिल कर लिया हमने, है ना, डैश 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 डैश। तो इस तरीके से जो नंबर बनते हैं इन्हें जेड कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। और कई मैथमेटिशियन जो है इसको आई से भी डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई से बोल रहे हैं हमें कोई परेशानी, नाम में क्या रखा है यार, सूरदास रखो या ज्ञान प्रकाश रखो, क्या फर्क पड़ता है। सूरदास होने से कोई जो है उसके देखने की क्षमता जो है वो कम ज्यादा नहीं हो जाएगी, ठीक है। ज्ञान प्रकाश रखने से उसे पढ़ाई फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ नाम में क्या रखा है, आई फॉर इंटीजर। और ये आप कहेंगे सर पूर्णांक को फिर जेड में क्यों कहते हैं? जेड का जैसे पूर्ण संख्याएं, जैसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर डब्ल्यू से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर एन से शुरू होते हैं, इंटीजर आई से शुरू होते हैं। जेड क्या है? जेड एक्चुअली जो है वो जो नाम है वो जर्मन नाम है, पूर्णांक को इंग्लिश में जेनम कहते हैं, तो वहां से जेड लिया गया, ये जर्मन नाम था, है ना। जर्मनों का भी बड़ा योगदान है मैथ्स में, तो उन्हीं के नाम से वो जेड ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यहां तक आगे, अब आगे बट्टे वाले नंबर। बट्टे वाले नंबर जो है पूरे नंबर तो यहाँ कवर हो गए। अब पूरे नंबर के बाद में जो नंबर बचे, जो आधे अधूरे नंबर थे, आधे अधूरे, मतलब यहाँ कौन नहीं था, यहाँ 1/2 नहीं था, यहाँ 1/3 नहीं था, यहाँ 2/3 नहीं था, यहाँ 5/7 नहीं था, तो यहाँ जो बट्टे वाले नंबर थे वो गायब थे। तो अगर इन नंबरों को और समावेशित कर दिया जाए, मिला लिया जाए, ठीक है, तो आपका ये बढ़कर जो है ये क्यू कहलाता है, अब बन जाता है क्यू। क्या कहलाता है? क्यू। ये बन गया आपका क्यू। तो याद रखिए क्या बन गया, पहले बना एन, फिर बना जीरो मिलाते ही बना डब्ल्यू, फिर बना आपका जेड, फिर आपका बना क्यू। अब जो क्यू में नहीं था, क्यू में कौन नहीं था? पाई नहीं था, ई नहीं था, उन्हें शामिल करने के लिए इसको और बड़ा किया गया, कि इसमें उसको और बड़ा किया गया। कौन नहीं था? √3 नहीं था, √2 नहीं था, पाई नहीं था, ई नहीं था, -√2 नहीं था, माइनस का √3 नहीं था, एंड डैश 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 डैश, ऐसे बहुत सारे नंबर नहीं थे। इनको कहा गया क्यूसी। क्यूसी, क्यूसी का मतलब जो क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, जो क्यू में थे वो तो उधर चले गए, इसके अंदर, इस जो ब्राउन वाले हैं, इस ब्राउन वाले के अंदर जो है वो तो सब क्यू है, और जो क्यू में नहीं था वो क्यूसी में आ गया। ये सारा मिलाकर पूरा का पूरा तंत्र को अगर हम देखें तो भाई इसी का नाम है रियल नंबर।
इसी का नाम है रियल नंबर, दैट्स कॉल्ड आर, रियल नंबर। तो रियल नंबर किन किन से बना हुआ सब दिख रहा है आपको। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 0 है, इसमें -1 2 3 4 5 6 है, इसमें बट्टे हैं, इसमें वो है जिनको बट्टे नहीं लिख सकते वो भी हैं, इसमें बट्टे भी हैं और जिनको बट्टे में नहीं लिख सकते वो भी हैं। तो आर में सब होते हैं, इसलिए आर को इतने नंबर होते हैं, इतनी सघनता होती है, इसलिए इसे सघन कहा जाता है, डेंस कहा जाता है, सघनता, सघनता, डेंसिटी, बहुत गहरे होते हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा रियल नंबर को जब बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं तो रियल नंबर को लाइन से दर्शाते हैं, लाइन से दर्शाने का मतलब ये है कि भैया जितने नंबर आपको इस लाइन पे दिख सकते हैं, जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सारे नंबर रियल नंबर में, सारे नंबर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत से पहले माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो भी नंबर है वो एक रियल नंबर है। जो भी एक नंबर है, जो भी एक नंबर है, जो भी आप बना सकते हैं, जो भी आप बना सकते हैं बनाइए। 5/7, 3/11, 2/9, √3, √4, √2, पाई की पावर ई की पावर पाई की पावर 2 की पावर पाई, 2 की पावर 2.7, 7 की पावर 8.8, मन में आए जो बनाइए वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो समझ गए बात, क्लियर हुआ आपको कि क्या है, ये है आपकी बनावट, नंबरों की बनावट। नेचुरल नंबरों में कौन नहीं आता, 0। अब एक बात थोड़ा सा क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड रहता है किताबों में, मैंने बहुत बार गलत देखा है। किताबें कहती है संख्याएं शब्द बड़ा कमजोर शब्द है। तो जो संख्या शब्द है वो सही शब्द नहीं है। संख्या शब्द वैसा ही है, अधूरा शब्द है। ये वैसा ही है अगर आप कहो कि निवासी, राम जो है वो निवासी है, कहाँ का निवासी है भाई, कहाँ का निवासी है, क्लियर करो, निवासी का क्या मतलब हुआ। तो जो वर्ड है वो थोड़ा बहुत बड़ा वर्ड है, निवासी। भारत का निवासी है, चाइना का निवासी है, समझ, जापान का निवासी है, सिंगापुर का निवासी है, अमेरिका का निवासी है, कहाँ का निवासी है, ठीक है ना। तो ये जो निवासी शब्द है वो थोड़ा दूर है, या फिर आप एक तो बड़ा कर देते पृथ्वी का निवासी है, ठीक है ना। तो क्लियर समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि निवासी किसे बोलेंगे, निवासी का मतलब क्या है। आप उस जगह का नाम साथ में बताइए। संख्याएं हर जगह की है, प्राकृत संख्याएं भी, आप खाली संख्याएं देखिए, वो प्राकृत संख्याएं भी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी संख्याएं हैं, पूर्णांक भी संख्याएं हैं, परिमेय भी संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं देखिए क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, है ना। तो संख्या वर्ड बहुत बड़ा शब्द है, इसलिए किताबें जो है जब भी ऐसे शब्द यूज करती है तो वो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाती है उसमें, क्योंकि संख्याएं कौन सी संख्याओं की बात कर रहे हो, किन संख्याओं की आप बात कर रहे हो, तो क्लियर करिए कि संख्याएं किसे कहते हैं। तो ये जो संख्याएं शब्द है वो अधूरा शब्द है, ठीक है ना। तो इसलिए कई किताबें हैं वो मिस्टेक करती है, तो पढ़ते टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, खाली संख्या शब्द का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब कई राइटर है वो कहते हैं कि भाई संख्याओं का मतलब वास्तविक संख्या है, कोई बात नहीं, आप पहले क्लियर कर दो, आप पहले पेज पे क्लियर कर दो कि जब भी मैं संख्याएं बोलूंगा उसका मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। अधिकतर किताब है वो डिस्क्लेमर डाल देते, नहीं डालते थे, वीडियो देखते डिस्क्लेमर डाल देते कि भाई इसका वास्तविक या इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये काल्पनिक घटना है, डिस्क्लेमर डालते हैं ना। तो वैसे आपको पहले बताना पड़ेगा कि भैया संख्याएं शब्द जो मैं इस्तेमाल करूंगा उसका मतलब होगा वास्तविक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या ये वाली संख्या, तो हम उस हिसाब से फिर उसको ट्रीट करेंगे। वरना नहीं बता रहे तो फिर वो कंफ्यूजन का हिस्सा है, और कंफ्यूजन से अच्छा है कि वो बुक जो है वो खराब बुक मानी जाती है, जो क्लियर नहीं कर रही, जो डाउट क्रिएट कर रही है ना। बुक किताब का मकसद तो डाउट्स को क्लियर करना होता है, डाउट्स पैदा करना नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जो पूर्णांक है उनकी स्टडी देखिए, बड़ी मजेदार है। पूर्णांकों का खेल बड़ा प्यारा है, मजेदार खेल है। अभी हम जो पूर्णांक पढ़ रहे थे, इंटीजर पढ़ रहे थे, उन्हीं में थोड़ा सा और आगे ऐड करेंगे इंटीजर में आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि आप इसको रिप्रेजेंट तो जेड से करते हैं, आई से भी करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है ना। इसमें सारे पूर्ण अंक होते हैं, पूर्णांक जो पूरे अंक है, पूरे अंक नहीं कहते, जिसमें दशमलव शामिल नहीं है उन्हें पूर्णांक कहते हैं, या दशमलव वाला हिस्सा जो है वो 0 है उन्हें पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 डैश, इधर आता है आपका माइनस का 1 -2, ये रहा। अब इसमें क्या था आपको याद होगा, इन्हें कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यहां से लेकर यहां तक धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। देखिए थोड़ा धीमा चल रहा हूं लेकिन घबराइए मत, ये सही चल रहे हैं। धीमा चलना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। धीमा चल रहा है वो कभी ना कभी पहुंचेगा, है ना। बहुत तेज चलना गलत होता है, रुक जाना गलत होता है। लगातार चलते रहना, चाहे वो धीमा ही क्यों ना हो, लगातार चलना ज्यादा बेहतर होता है ना। तो आराम से तसल्ली से हर चीज जो है वो समझते हुए जा रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। ये है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक
पूर्णांक। 0 मैंने आपको बताया था ना धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है। इसको आप बोलते हैं z माइनस, सेट ऑफ z माइनस, इसको कहते हैं z प्लस। और 0 जो है वो अपने आप में एक समुच्चय है जो न धनात्मक न ऋणात्मक, न धनात्मक, ना तो इसको पॉजिटिव माना जाता है और ना ही इसको ऋणात्मक माना जाता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव मानेंगे तो नेगेटिव वाले विरोध कर देंगे और नेगेटिव मानेंगे तो पॉजिटिव वाले विरोध कर देंगे, इसलिए इनको ना पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव माना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और निकल के आती है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो नंबर है, इसके आधे नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। आधे नंबर ऐसे, ध्यान से सुनिए, बड़ी कमाल की बात है, आधे नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। देखिए इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें जाता है, इसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 0 में जाता है, -2 में जाता है, -4 में जाता है। तो आधे नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। अगर मैं उनको अलग कर लूं, जिनमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, वो पूर्णांक अगर अलग अलग कर ले तो हमें पता लगता है कि वो पूर्णांक है 0, 2, 4, 6 एंड डैश डैश। तो ये जो है ये सारे के सारे क्या है? समपूर्णांक। इनको कहते हैं समपूर्णांक, इवन इंटीजर समपूर्णांक, इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। अब जो बच गया इसमें वो होंगे जिनमें भाग नहीं जाता। इवन इंटीजर के हिसाब से आप इसका नाम ई रख सकते हैं, इसका नाम आप, इस समुच्चय का नाम आप ई रख सकते हैं। ऐसे ही जिनमें नहीं जाता है वो भी तो है भाई, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है, उनको दूसरे हिस्से में डाल लीजिए। 2 का भाग नहीं जाता है वो कौन है? वो है 1, 3, 5, 7 एंड डैश, -1, -3, -5 एंड डैश डैश डैश। इन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। इससे आप इसका नाम ओ रख सकते हैं, ओड इंटीजर के हिसाब से ओ रख सकते हैं। 0 नहीं है, ओ नाम है, ओ और ई। तो जेड को आप इस तरीके से 2 भागों में, ऐसे भी धनात्मक ऋणात्मक उस हिसाब से तो बांट ही सकते हैं, जेड को इस तरीके से बांट सकते हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। आधे, उसमें से आधे जो हैं वो सम है, आधे विषम है, आधे सम है, आधे विषम है। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब एक बहुत बढ़िया शब्द है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से लेकर, क्योंकि पता नहीं बहुत फेमस टॉपिक है ये, भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य के कई नाम है भाई, हिंदी में बहुत नाम है, भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, मिश्रित संख्याएं, पता नहीं वो जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची में बहुत सारे वर्ड दिए, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। बस अभाज्य संख्याओं का भी पर्यायवाची जो है वो नहीं यूज करा जाता, ये अच्छी बात है, वरना पर्यायवाची इतने मरा देते हैं, इतने मुश्किल कर देते हैं, किताबों में जाते हैं, कोई किताबें इनको बोल रहे हैं मिश्रित संख्याएं, अब हम कह रहे हैं भाई ये कौन सी आ गई, कोई संख्या कह रहा है, कोई कह रहा है संयुक्त संख्याएं, कोई कह रहा है भाज्य संख्याएं, इतने सारे नाम बना दिए हैं कि पूछिए मत। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा कि नाम बहुत रखते हैं, नाम बहुत है इनके, और ये नहीं गारंटी दे रहा हूं कि ये 3 ही है, हो सकता है और भी निकाल रखे हों कई नाम, ये 3 नहीं है, 3 के अलावा भी कई हो सकते हैं। ये नाम में बड़ा खेल बड़ा जबरदस्त है। अब अभाज्य संख्याओं को आप जान लीजिए, इनको अगर आप जान लेंगे तो इनको आप अपने आप जान जाएंगे। अभाज्य संख्याएं जो है उनको कहा जाता है कि वह प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांकों की बात नहीं हो रही है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, संख्याएं, संख्याएं जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी हो, तथा वे केवल 1 तथा स्वयं से ही विभाजित होती हो, स्वयं से ही विभाजित होती हो, स्वयं से ही विभाजित होती हो। क्या कहता है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, मतलब 1 शामिल नहीं करना, 1 से बड़ा ही लेना है। प्राकृत संख्याओं के पास जाइए, कौन था प्राकृत संख्याओं में? प्राकृत संख्याओं में 1 था, 2 था, 3 था, 4 था एंड डैश डैश था, उसमें 1 नहीं लेना है, 1 से आगे ही लेना है। यानी प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जिनको प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश का जो नाम कमाल का है इसका,
उसी को हमने छोड़ रहे हैं। प्राइम नंबर बहुत प्यारा नाम है, प्राइम नंबर। मैथ्स में बहुत उपयोगी है, कंप्यूटर साइंस में तो ये प्राण है, प्राणवायु है ये प्राइम नंबर। अगर आज आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक, ये जितने भी कॉल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सारा का सारा खेल प्राइम नंबर के साथ है, अभाज्य संख्याओं के साथ है। बहुत कमाल की चीज़ है ये। तो प्राइम नंबर जो है वो संख्याएं होती है जो एक से बड़ी होती है। इसका मतलब एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता। नंबर एक, रिपीट कर रहा हूं, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर आपको ये जानना है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता, तो इसके लिए YouTube पे मेरा एक वीडियो पड़ा है, उसको देखिएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि एक को अभाज्य संख्या मानने में क्या परेशानी है, क्यों छोड़ा गया, शामिल क्यों नहीं किया गया। कोई ये पूछे कि भाई है ना, कोई ये पूछे रोहित शर्मा को टीम से क्यों निकाला गया, तो उसके कारण तो होंगे, कोई कारण तो रहा होगा। टीम जो सिलेक्टर है वो कारण तो बताएंगे, भाई इस कारण से हमने इसको टीम में नहीं लिया। तो वैसे ही है कि एक को टीम में क्यों नहीं लिया गया, पहले ये बात क्यों कही गई, एक से बड़ी, ये बात क्यों ऐड की गई, एक के साथ भेदभाव क्यों किया गया। तो भैया कोई भेदभाव नहीं किया गया, बड़ा कारण है, उस कारण की वजह से एक को बाहर रखा गया। ठीक है, फिलहाल चलिए वापस आते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक से बड़ी संख्या ही अभाज्य होती है, प्राकृत संख्या, तथा स्वयं से ही विभाजित होती हो। जो आगे जो नंबर है उनमें भी वही अभाज्य होगा जो या तो एक से कटता हो या खुद से कटता हो, उसके अलावा किसी और से ना कटता हो, किसी और का भाग उसमें ना जाता हो। तो आप देख सकते हैं ऐसी संख्याएं कौन कौन सी है, याद रखिएगा। एक का भाग जाए, एक के बाद में अपने आप का भाग जाए, फिर कोई तीसरा उसे और नहीं काटता हो। फॉर एग्जांपल पहले लिया दो को एक काटता है, ठीक है, दो को दो काटता है, ठीक है, एक और दो ये तो काटे मान्य है, इनके अलावा कोई और काटे तब मान्य नहीं है, कोई और नहीं काटता। तीन को ले लीजिए, तीन को एक और तीन के अलावा कोई और काटता है नहीं। पांच को ले लीजिए, सात को ले लीजिए, 11 को ले लीजिए, क्या 9 हो सकता है? 9 हो सकता है? नहीं, 9 को एक काटता है, 9 काटता है। देखिए अब कोई भी नंबर को, दो नंबर तो पक्के ही काटते हैं, खुद और एक से तो वो कटेगा। बात है कि क्या कोई और तीसरा नंबर है जो काट रहा है, क्या कोई तीसरा नंबर है जो काट रहा है? अगर वो मिल जाता है तो बात है कि वो अभाज्य नहीं है। अब 11 को देखिए कि क्या कोई नंबर है एक और 11 के अलावा, जवाब है नहीं है। 9 में था, 9 में एक और 9 तो था ही, 3 और था, 3 काट रहा था। ऐसे ही 10 में तो कई है, एक और 10 तो है ही है, 2 और 5 और है, 2 भी काटता है 5 भी काटता है ना। ये लीजिए 13, 17, 19, और बीच में सोचिएगा कि बीच वाली जगह हमने खाली क्यों छोड़ी है, वो नंबर क्यों नहीं लिए। कारण रहा होगा कि उनका एक तीसरा नंबर और रहा होगा जो उसे काटता होगा, और ऐसा ही कारण होता है। ये होती है अभाज्य संख्या, इनको छोड़ दिया जाए, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य। सरल परिभाषा तो ये है, जो भाज्य नहीं है वही अभाज्य, जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इस बात को क्लियर करते हैं। जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, इसमें से बाहर निकाल दीजिए, इसमें छोड़ने के बाद जो बच जाएगा वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। तो आपका क्या क्या बचा, 1, उसके बाद में 2, 3 तो गया, फिर 4 के बाद में आ रहा है 6, 7 नहीं है, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 11 नहीं हुआ, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15, और फिर डैश। ठीक है, ये डैश, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, ये अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य, संयुक्त नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इंग्लिश में इनके लिए संयुक्त नंबर है कंपोजिट नंबर। अब इन नंबरों में क्या खासियत है, इन नंबरों में ये 1 जो है ना, ये डाउटफुल रखता है। 1 को लेके अलग अलग जो है वो मत है कि 1 को शामिल करे नहीं करे। 1 जो है वो खेल बिगाड़ रहा है भाई, ये खेल बिगाड़ता है। बाकी नंबरों को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो खेल बिगाड़ रहा है। जैसे समझाता हूँ, बाकी बंदे एक नियमों की पालना कर रहे हैं 1 को छोड़कर, हमारा एक नियम और हम इसके ऊपर चिपकाएं तो बड़े ही प्यार से काम करेगा। जैसे 8 है, 8 हर नंबर यहां जो दिख रहा है वो नंबर 1 और 8, एक और अपने आप से तो कटेगा, एक तीसरा नंबर और मिलेगा जो काटेगा उसको, एक तीसरा नंबर और मिलेगा जो उसको काटेगा। ध्यान से सुनिए, एक तीसरा नंबर और मिलेगा जो उसको काटेगा। अब देखिए 8 को देखिए, 1 और 8 से कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 मिल गए, कोई बात नहीं, हम गारंटी ले रहे हैं कि एटलीस्ट एक नंबर और मिलेगा। एक और स्वयं के अलावा एक तीसरा नंबर, कम से कम एक नंबर और मिलेगा अपने और एक के अलावा, एक नंबर और मिलेगा जो उसको काटेगा। 8 में है 2 और 4, 9 में देख लीजिए 3, 10 में देख लीजिए 2 और 5, 12 में
2 है, 3 है, 4 है, 6 है, कई है। 14 में देख लीजिए 7, 15 में देख लीजिए 3 और 5, तो हर 4 को देख लीजिए 2 रहा, 6 को देख लीजिए 2 और 3। तो आपको अपने और 1 के अलावा कई नंबर बीच में और मिल रहे हैं जो इसे काट रहे हैं। अब 1 के साथ ये बोलना मुश्किल है, 1 के साथ ये बात बोलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले 1 के साथ खेल देखिए, 1 का खेल देखिए कितना उलझा हुआ है। हम क्या कहते हैं, 1 को और स्वयं को छोड़कर, तो 1 ही स्वयं है, स्वयं भू महाराज खुद ही है ये। 1 और स्वयं को छोड़ के तो स्वयं भी 1 ही है, तो ये तो 1 ही हो गया दोनों। फिर इनके 1 और 1 स्वयं, 1 और स्वयं के बीच में और भी नंबर होगा जो काटेगा, तो इनके बीच में कोई 1 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं। तो ये जो है ये भैया खेल बिगाड़ता है ना। इसीलिए इसको पहले यहां से भी बाहर निकाला गया था, यहां से भी इसको बाहर निकाला गया था, ये कह के कि भैया तो टीम में सेट नहीं होता। व्यवहार गलत था बंदे का, समझ, व्यवहार खराब है। अब जो खराब व्यवहार के बंदे को कौन टीम में लेगा भाई? बढ़िया क्रिकेटर है, बढ़िया बैटिंग करता है, बढ़िया ओवर करता है, लेकिन टीममेट के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, परेशान करता है उनको, तो फिर टीम से बाहर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। आप भी जब गली में खेलते थे तो कई बच्चे जो परेशान करते थे उन्हें आप नहीं खिलाते थे, करते थे ना। बस यही बात है, मतलब परेशान कर रहा है। देखिए बाकी टीम के मेंबर है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नियम पे चल रहे हैं, कहना मान रहे हैं, ये कहना नहीं मानता। अब कहना नहीं मानता तो बाहर करना पड़ता है, तो यहां से भी इसको बाहर किया जाता है। राइटर पे डिपेंड करता है। राइटर कई कहते हैं नहीं बेटा बच्चे हैं, बच्चे तो चंचल होंगे। कई राइटर ये कह के इसको जस्टिफाई कर देते हैं, बच्चे हैं भैया, बच्चे तो चंचल होंगे। कई कहते हैं नहीं, चंचल होना चाहिए, बदमाश थोड़ी हो, लोगों के घर तोड़ दे, शीशे तोड़ दे, ये तोड़ दे, वो तोड़ दे, कई बाहर निकाल देते हैं। तो 1 को लेके विवाद है भैया, 1 को लेके विवाद की स्थिति पैदा की जा सकती है। यहाँ पे एक चीज और देता हूँ, कई बच्चे जो है वो पहले कही जाएंगे सर एक बार पूरा निर्णय बता दीजिए एक को क्या रखना है। देखिए ये ओपिनियन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली ज्यादातर राइटर जो है वो एक मत है कि एक जो है वो ना तो भाज्य ना अभाज्य। ज्यादातर मत जो है वो एक बात है कि एक न ही भाज्य न ही अभाज्य, एक न ही भाज्य न ही अभाज्य। क्योंकि एक्चुअली ये जो परिभाषा है ना, इस परिभाषा को ज्यादातर किताबें कैसे देती है, परिभाषा से क्लियर हो जाएगा। परिभाषा वो कहती है कि एक और स्वयं के अलावा उनके बीच में और भी एक नंबर होना चाहिए, एक और स्वयं के अलावा एक नंबर और होना चाहिए जो उस नंबर को काटता हो। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्या कहा जाता है। अब एक जो है वो शर्त को पूरा कर नहीं पाएगा, बाहर हो गया, तो एक को बाहर जानबूझ के शर्त बनाइए एक को बाहर निकालने के लिए। अब शर्त क्या है, एक और स्वयं के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। अब एक और स्वयं एक ही है, तो एक और एक के बीच में कोई और नंबर होगा नहीं, तो एक अपने आप ही गेम से बाहर हो गया। तो नियम ऐसा बना दिया, कई बार क्या करते हैं, जैसे कई कंपनी है किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं तो ऐसे नियम बना देते भैया आप नाइट शिफ्ट है आपकी, आपको नाइट को शिफ्ट को आना है, बंदे को पता है नाइट शिफ्ट नहीं आ सकता। कुछ ऐसी शर्तें लगाएगा, ऐसी शर्तें चिपकाएगा ताकि वो खुद नौकरी छोड़ दे। तो हमने भी एक के साथ ऐसे ही किया, एक को फंसा दिया, शर्त ऐसी बनाई कि एक पूरी ना कर पाए, तो एक अपने आप ही बाहर हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देख लिया परिभाषा में, इस परिभाषा में क्या किया, यही बेईमानी की, एक से बड़ी मतलब एक को नहीं लेना, तो यहाँ एक वैसे बाहर हो गया। तो इसलिए अभाज्य वालों ने एक के साथ बड़ी बेईमानी की है, नाइंसाफी हुई है। एक चाहे तो आवाज उठा सकता है। चले आगे, आ जाओ, इससे आगे चलते हैं, बड़ी चर्चाएं होगी। अब आता है सहअभाज्य संख्याएं, सह को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य, कटे नहीं। को प्राइम का मतलब दोनों एक साथ ना कटे। क्या नाम है यार, को प्राइम का मतलब अभाज्य, को का मतलब होता है एक साथ ना, अभाज्य मतलब जो कटती नहीं है, को मतलब एक साथ नहीं कटती है। यानी ऐसे दो नंबर जो एक साथ ना कटे, एक को काट लीजिए कट जाएगा, साथ में नहीं कटेंगे बंदे। यानी आप उनको किसी भी नंबर के द्वारा, किसी भी कॉमन नंबर सिवाय 1 को छोड़ के, 1 तो सबको काटता है और 1 का काटना बुरा लगता भी नहीं है ना। कोई बच्चा थप्पड़ मारता तो बुरा नहीं मानते ना, क्योंकि बच्चा है, क्या थोड़ा सा बड़ा मार दे तो वापस आए, तो सेम वही बात है। तो हमने 1 को माफ कर रखा है, 1 का तो 7 खून माफ है। ये वो बंदा है जिसके बेचारे साथ इतना अन्याय हुआ, देखिए पुराने समय में देखिए कितना अन्याय हुआ है इसके साथ, तो इतने अन्याय हुआ है, उसके बाद इसके साथ और अन्याय करना ठीक नहीं है। तो छूट दे दी हमने इसको, विशेष छूट दे दी कि भैया तू किसी को भी काट, कोई बुरा नहीं मानेगा, तो हम इनसे बुरा नहीं मानते। तो एक के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो दोनों नंबरों को काटता होगा, तो ऐसे नंबरों को को प्राइम नंबर कहा जाता है। दो प्राकृत संख्याएं,
दो प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या द्वारा विभाजित ना होते हो। ध्यान से सुनिए बात को। दो प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी किसी भी प्राकृत संख्या द्वारा विभाजित ना हो, तो एक से बड़ी कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो दोनों को काटता हो। देखिए, एक नंबर कट जाएगा, दूसरा नहीं कटेगा, दूसरा कट जाएगा तो पहला नहीं कटेगा। सेम नंबर पे, सेम पहाड़े पे, सेम संख्या से आप दोनों नंबरों को नहीं काट सकते। एग्जाम्पल दे देता हूं 16 और 25। 16 और 25, ऐसा नहीं है कि 16 कटता नहीं है, बाकायदा बिल्कुल कटता है। 4 पे काटिए, 2 पे काटिए, 8 पे काटिए, कटता है। 25 देखिए, 1 पे कटता है, 5 पे कटता है, 25 पे कटता है। लेकिन एक पहाड़े पे दोनों नहीं कटते, एक पहाड़े पे दोनों को नहीं काटा जा सकता। तो जब एक पहाड़े पे नहीं काटा जा सकता तो वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। भैया, जब दोनों साथ में होगी ना, दोनों साथ में होगी तो अभाज्य हो जाएंगी, दोनों साथ में होंगी तो अभाज्य हो जाएंगे। वैसे अभाज्य नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि अभाज्य है या नहीं है, लेकिन जब दोनों साथ में आएंगी तो दोनों अभाज्य हो जाएंगे, एक नंबर पे नहीं काटा जा सकता। और एग्जांपल ले लीजिए, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ले लीजिए, 4 और 9। 4 कटता है, लेकिन आज 9 को देख के नहीं कट रहा बंदा। 4 कटता है लेकिन 9 को देख के नहीं कट रहा, 9 कट रहा है लेकिन 4 को देख के नहीं कट रहा। तो दोनों को एक पहाड़े पे काटना संभव नहीं है। आगे आ जाइए, 149 कटते हैं लेकिन एक पहाड़े पे नहीं कटते। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। याद रखिए, सह अभाज्य संख्या एक संख्या का नाम नहीं है, ये जोड़े का नाम है। ये किसका नाम है? जोड़े का नाम है। जैसे पति पत्नी एक जोड़े का नाम होता है ना, सह अभाज्य संख्या ये क्या है? एक युग्म है, एक जोड़ा है, एक पेयर है। किसका नाम है? एक पेयर का नाम है। कोई पूछे कि पता ही है 5 सह अभाज्य संख्या होती नहीं होती, बकवास कर रहा है। कोई कहे कि 5 सह अभाज्य संख्या होती नहीं होती, 5 जो है वो कोप्राइम होता नहीं होता। भैया, अकेला बंदा पति पत्नी कैसे बनेगा? 2 जने होंगे तो वो जोड़ा बनेगा ना। तो सेम वही बात है, एक संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 2 संख्याएं होंगी, फिर दोनों एक पहाड़े पे, एक नंबर पे, एक के अलावा नहीं कटनी चाहिए, तब वो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सिंगल नंबर सह अभाज्य नंबर नहीं होता। 2 संख्याएं होंगी, फिर वो एक नंबर पे नहीं कटनी चाहिए एक के अलावा, तो हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और इसमें माइनस की शामिल नहीं होती, क्योंकि वर्ड हमने यूज किया प्राकृत संख्याएं, यानी 1 2 3 4 उसमें से ही चुनना है। प्राकृत संख्याओं में से ही जोड़ा जो लेना है ना, जोड़े पृथ्वी के लेने हैं, मंगल ग्रह से नहीं उठाने। जोड़े कहां से उठाने बेटा? आपको जो 2 नंबर लेने होंगे ना, कि वो सह अभाज्य है या नहीं है, वो आपको यहां से लेने होंगे। दोनों नंबर, पहला नंबर भी यहां से, दूसरा भी। देख लीजिए, नंबर लिए ना, यहीं से लेने। ऐसा नहीं कि आप माइनस वाले ले लो, 0 ले लो, ना वो नहीं चलेंगे। प्राकृत संख्या, 2 प्राकृत संख्या लेनी है, फिर देखना है कि वो एक पहाड़े पे कटती है या नहीं कटती है, सिवाय 1 के अलावा। अगर नहीं मिलती है तो समझिए कि वो सह अभाज्य है, कट जाती है तो सह अभाज्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का खेल खेलते हैं। अब आ जाते हैं नंबर तो बहुत सारे हो गए, नंबर तो काफी सारा खेल लिया। अब खेलते हैं संक्रिया, ये जिसको कहते हैं ऑपरेशन। क्या है ऑपरेशन? संक्रिया ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, है क्या चीज। इसका मतलब ये है संक्रिया। अब देखिए, नंबर तो बहुत सारे हो गए, नंबरों का करेंगे क्या? तो गणितज्ञों ने सोचा कि जब नंबर है तो उनको मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, कुछ बनाते हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो संक्रिया क्या है? संक्रिया एक मशीन का नाम है, संक्रिया, जो क्या करती है, जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहा जाता है, जिसका काम है ये आपसे जो भी आपकी संख्याएं हैं, वो 2 संख्याएं आपसे मांगती है। आपकी जो भी है, चाहे प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं, जो भी है, व्हाटएवर, जो भी संख्याएं हैं, भैया ले आइए, हमारे पास मशीन काम करती है। ये आपकी संख्याएं जो है वो आपको लेके यहाँ पहुंच जाना है। और फिर संक्रिया क्या करेगी? आपसे डिमांड करेगी, भैया मुझे 2 संक्रियाएं दे दो, मुझे 2 संख्याएं दे दो। तो आप इसको 2 संख्याएं देंगे। संक्रिया 2 संख्याएं लेकर उनको एक संख्या बना के लौटा देगी। 2 संख्याएं आप उसे दोगे। मान लीजिए एक संख्या ए है, नाम रख लिया आपने, जो भी नाम रखना चाहे, ए का नाम बी है। फिर ये क्या करेगा? ए और बी को लेगा, मिक्स करेगा, जो चाहे बनाएगा, बना के आपको एक संख्या वापस लौटा देगा। 2 लेगा, 1 लौटाएगा, 2 लेगा, 1 लौटाएगा। 2 संख्याएं तो आपसे लेगा, आप उसको 2 देंगे, वो 2 को जो चाहे करे, उसके मर्जी है, फ्री छूट है हमारी तरफ से, भैया जो मन में आए वो कर। वो 2 संख्याएं लेगा, कुछ जादू करेगा और एक संख्या बना के बाहर आउटपुट में ले भैया, है ना।
आइए समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा, समझिए बात को, गहराई को समझिए। संक्रियाएं जो है कौन कौन सी है? संक्रियाएं जो है वो दो प्रकार से बांटी गई है। एक है हमारी मूलभूत संक्रियाएं, मूलभूत संक्रियाएं, भी समझ में आ जाएगा, तसल्ली रखिए, कुछ चीजें थोड़ी सी आगे चलती है। मूलभूत संक्रियाएं, मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं जोड़ को और गुणा को। जोड़ और गुणा जो है वो आपकी मूलभूत संक्रिया या फंडामेंटल ऑपरेशन कहलाते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन या बेसिक ऑपरेशन। अब आप याद करिए कि आपका जोड़ क्या करता है, कैसे करता है ये मत बताइएगा मुझे, क्या करता है वो बताइए, क्या करता है वो बताइए। आप जोड़ में क्या करते हैं, 2 नंबर देते, जैसे 2 और 3 दिया वो 5 लौटा देगा, 3 और 8 देंगे वो 11 लौटा देगा, 8 और 4 देंगे 12 लौटा देगा। तो कर क्या रहा है, 2 नंबर आपसे ले रहा है और एक नया नंबर बना के लौट रहा है। मुझसे ये मत बताइए कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि वो एक्चुअल में अगर मैं बाहर से देखूं, जिसे जोड़ नहीं आता हो, वो अगर देखे तो क्या कर रहा है, 2 नंबर ले रहा है, 1 नंबर लौटा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, वो तो मशीन है भैया, वो मशीन जाने क्या कर रही है, मुझे क्या मतलब है। जैसे मैं कार चलाता हूँ, मुझे नहीं मतलब है मशीन कैसे काम कर रही है, मुझे बस इतना पता है बटन दबाना है, मशीन चल पड़ेगी और मुझे ले जाएगी और वापस ले आएगी। सेम वैसे ही संक्रिया क्या कर रही है, आपसे 2 चीजें लेती है और एक चीज बना के लौटा देती है। गुणा का काम करने का तरीका अपना है, गुणा अपने हिसाब से काम करती है, प्लस अपने हिसाब से काम करता है। अब आप कहेंगे सर मूलभूत संक्रिया में माइनस और भाग कहां चला गया, बेटा रुकिए, माइनस और भाग जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। माइनस और जो प्लस गुणा है, माइनस और भाग जो है वो इन्हीं की व्युत्क्रम संक्रिया कहलाती है। उनको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। व्युत्क्रम संक्रिया है, माइनस जोड़ की है और गुणा की भाग है, इनके बारे में अलग से बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नया घर बनाया, आपका कोई मेहमान आया और आपने कहा कि देखिए भाई साहब हमारी ये सीढ़ियां छत पे जाती है, फिर आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि भैया सर यही सीढ़ियां नीचे भी आती है। समझ रहे बातों का, कहां गलती हुई, क्या गलती कर रहे हैं आप बता रहे हैं भैया देखिए ये सीढ़ियां जो है ये छत तक जाती है, फिर उसको बता रहे हैं भैया देखिए यही सीढ़ियां नीचे भी आती है। क्या ये बताने की जरूरत है? जो सीढ़ियां छत पे जाती होगी, चढ़ाती होगी, अगर उतारे ना तो छत पे बड़ा रहेगा बंदा, तो वही सीढ़ियां जो चढ़ाती है वो उतारती भी है, जो चढ़ाने का काम कर रही है वो उतारने का काम भी करेगी। तो यही बस होता है। जोड़ अगर आपको 2 कदम आगे लेके जाता है तो माइनस अपने आप ही 2 कदम पीछे होगा। जब आप 2 कदम आगे जा रहे हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस अपने आप ही 2 कदम पीछे का होगा, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। सूरज निकल रहा है, दिन हो रहा है, तो विपरीत में रात होगी, तो सेम बात है। तो इस व्युत्क्रम की बात करने की जरूरत नहीं है। जब आप प्लस की बात कर रहे हैं, प्लस जो करेगा उसका उल्टा कुछ ना कुछ तो होगा, उल्टा कुछ ना कुछ तो होगा, वो माइनस हो जाएगा। गुणा जो भी करेगा उसको उल्टो करवाइए, वो भाग हो जाएगा। इसलिए इनको व्युत्क्रम संक्रिया कहते हैं, इनको अलग से बात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे, अगर आपने बीएससी पढ़ी है, देखिए तो आपने क्या देखा होगा, बीएससी में कभी भी आप माइनस की और गुणा की भाग की बात नहीं करते, इंटरेस्ट भी नहीं लेते। इंटरेस्ट होता है जोड़ में और गुणा में, इंटरेस्ट होता है जोड़ में और गुणा में। हमारा भाग में और माइनस में इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों माइनस, क्यों, जब प्लस है तो माइनस है। वही बात है ना, जब सीढ़ियां ऊपर जा रही है, आप तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाइए, नीचे आने की सीढ़ियां अपने आप बन जाएगी, है ना। समझ रहे बातों को। मेरे पास मान लो कोई मान लो कारीगर आया, वो कहा भैया सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बना दूं, नीचे आने की तू वो टेंशन मत कर, वो मैं अपने आप बना दूंगा, तू तो सिर्फ ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बना दे, तू तो छत पे चढ़ने वाली सीढ़ियां बना दे, उतारने वाली सीढ़ियां मैं अपने आप बना दूंगा। बंदा खुश, कारीगर खुश कि यार बड़ा जबरदस्त है, आधा ही काम करवा रहे हैं, तो बस आधा काम कर, तू खाली सीढ़ी चढ़ने की सीढ़ियां बना दे, उतरने की सीढ़ियां मैं अपने आप बना लूंगा। समझी बात। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जब ये बनेंगे तो ये अपने आप बन जाएगी, ये तो फ्री है भाई, समझिए। तो इन्हें मूलभूत संक्रियाएं कहते हैं। लेकिन कई संक्रियाएं ऐसी है जो आप खुद भी बना सकते हैं, जिन्हें कहते हैं व्युत्पन्न संक्रियाएं। कुछ संक्रियाएं ऐसी है जो हम घर बैठ के जैसे अचार डालते हैं ना, वैसे खुद से भी बना सकते हैं, जिनको हम कहते हैं व्युत्पन्न संक्रिया, व्युत्पन्न डिराइव्ड संक्रिया, मिक्स करके व्युत्पन्न संक्रिया, डिराइव्ड ऑपरेशन। डिराइव्ड ऑपरेशन, डिराइव्ड ऑपरेशन का मतलब है मिक्स, थोड़ा सा मिक्स मतलब जैसे अचार है ना, अचार क्या है, मिक्स है, सब्जी भी है एक तरह की, केरियां है, केरी है, वो क्या है, सब्जी तो होती थी, केरी को काट लिया, एक नई चीज और बना दी। तो व्युत्पन्न संक्रिया का मतलब है जो आपकी जो बेसिक संक्रिया है, इनको मिला के कुछ बना देना। जैसे आपने देखा होगा वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, ये उन्हीं संक्रियाओं का ही एक नया रूप है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक संक्रिया बनाई जिसका नाम था स्टार, मैंने बैठ के सोचा और एक संक्रिया बनाई स्टार, जो क्या करती है,
गुणा करती है और फिर ए जोड़ देती है। तो अब ये संक्रिया बन गई। इस संक्रिया का नाम रख लिया अमित संक्रिया। जैसे इसका नाम जोड़ है, गुणा है, बाकी है, भाग है, इसका नाम है अमित। ए अमित बी का मतलब है ए और बी की गुणा करेंगे फिर उसमें ए जोड़ देंगे, तो ये नई संक्रिया बन गई। वैसे कुछ नई वही नहीं है, इसी से मिला के मिक्स करके बना दी, तो इनको कहते हैं व्युत्पन्न संक्रिया। तो जो आपकी मूलभूत संक्रियाएं हैं उनका ही कोई नया वर्जन आप और निकाल दो, वो डिराइव्ड हो जाती है। तो इसलिए हम इन संक्रियाओं के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा मूलभूत संक्रियाओं पे ही बात करते हैं। अब आ जाइए बात है, देखिए सब की सब कैसे काम करती है उसके ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। सबके काम करने का तरीका एक ही है, दो लेना एक लौटाना। दो लेना एक लौटाना, सही है गलत कह रहा हूं, है ना? दो लेना, अगर सेम, देखिए ध्यान दीजिए, काम वही करेंगे। मान लीजिए एक 2 दिया और एक 3 दिया। जब संक्रिया जोड़ की होगी, जब संक्रिया प्लस की होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा? अगर संक्रिया प्लस की है तो आपका आंसर आएगा 5। अगर संक्रिया माइनस की है और 2 - 3 आ जाएगा तब आपका -1, अगर माइनस की संक्रिया तो। लेकिन अगर गुणा की संक्रिया है तो आपको ये मिल जाएगा 6। अगर भाग की संक्रिया है तो आपको मिल जाएगा 2/3। क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 नंबर लिए, लौटाया क्या? 1 नंबर। 2 को 1 करती है संक्रिया का मेन काम है 2 को 1 करना। फिर है उसका तरीका कि वो किस तरीके से 2 को 1 करते हैं। लेज भी चिप्स बनाते हैं, अंकल भी चिप्स बनाते हैं, अंकल चिप्स आते हैं, लेज के चिप्स आते हैं, बनाते तो चिप्स ही है भाई, बनाते तो चिप्स ही है। कोई थोड़ा मसाला ज्यादा डाल देता होगा, कोई चिप्स का साइज बड़ा कर देता होगा, कोई जैसे लेज है, लेज के प्लेन आते हैं, अंकल चिप्स के टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो बात वही है तो चिप्स ही ना। तो काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है कि 2 चीजें ले रहा है, एक लौटा रहा है। तो संक्रिया की परिभाषा क्या होती है? संक्रिया किसको कहते हैं? जो भी 2 लेकर 1 लौटाएगा उसे हम संक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रिया। वर्ड देखिए, संक्रिया, सह क्रिया, मतलब 2 चीजों की क्रिया करवा देता है, मिक्स करा देता है। जैसे आपने 2 चीजें मिलाई और एक नई चीज बन गई, कॉकटेल जिसे कहते हैं, है ना? नींबू प्लस पानी इक्वल्स टू नींबू पानी, वो एक चीज बन गई। नींबू अलग थे, पानी अलग था, मिक्स किया, नींबू पानी बन गया। तो 2 को लेकर 1 कप 1 बनाना संक्रिया कहलाता है। तो नींबू पानी भी एक संक्रिया है, 2 चीजें ले रही है 1 बना रही है, ठीक है? तो ये संख्याओं की संक्रियाएं हैं। वो नींबू पानी की संक्रिया, ये संख्याओं के 2 संख्याएं लेकर 1 लौटाए संक्रिया। और हमने मूलभूत संक्रिया कौन सी होती है? जोड़ और गुणा। मूलभूत कौन सी होती है? जोड़ और गुणा। बाकी और भाग उन्हीं के ही व्युत्क्रम रूप है। क्लियर? चलो, मजा आ रहा है? समझ रहे हैं आप बातों को? एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है। अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, वो है क्लोजनेस। क्लोजनेस, या कहते हैं हिंदी में कहते हैं संवर्त। बड़ा प्यारा आइडिया है, समझते हैं इसको। संवर्त, संवर्त या क्लोजनेस। क्लोजनेस, ध्यान दीजिएगा, बड़ा हम बहुत मजा आएगा इस आइडिया में, बहुत मजा आएगा। ये आइडिया ये कहता है जो भी आपका समुच्चय, जो भी संख्याओं का समुच्चय, जो भी संख्याओं का समुच्चय, व्हाटएवर कुछ भी हो, अपनी जो संख्याएं हैं उनका समुच्चय ले लीजिए। आपकी जो भी संख्याएं हैं उनका समुच्चय, जो भी समुच्चय है, नाम रख लेता हूं एक बार, मैं अपने नाम पे रख लेता हूं, है ना? थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से अपना नाम चेंज कर लीजिए। संख्याओं का समुच्चय है ए, और एक संक्रिया है जिसका नाम है स्टार। कोई और नाम देना चाहें तो आप और नाम भी दे सकते हैं। ये रहा संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार। और हमारा कहना ये है कि क्या ये समुच्चय और ये संक्रिया इस तरीके से काम करेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से कि कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2 संख्याएं जो समुच्चय है उसमें से मैं लूं और संक्रिया को दूं, और संक्रिया जो आंसर लौटाए वो आंसर वापस उसी समुच्चय में लौट कर आ जाए। हर बार ऐसा हो, हर बार ऐसा हो, हर बार ऐसा हो, कुल मिला के बंद हो गया वापस। देखिए उसी में से संख्याएं निकली और वापस वहीं आ गया। जैसे पृथ्वी पर लोग मरते हैं उसी मिट्टी से बन के वापस निकल आते हैं, होता यही है। बिल्कुल है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद क्या होता है? आदमी 5 तत्वों में लीन हो जाता है। जितना पानी था उतना पानी उड़ जाता है, जितनी राख थी उतनी राख बच जाती है, जितनी, है ना? तो जो 5 तत्व है वो 5 तत्व जितने जितने शामिल थे उसकी बॉडी में वो सारे वापस मिक्स हो जाते हैं। इंसान बनता किससे? इसी से बनता है।
आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होता है? तो देखिए, आप आज 80 किलो के थे तो जन्मे थे तब 80 किलो के थे क्या? 80 किलो कहाँ से आया आपका? आपने यहाँ सब्जियां खाई, हवा सांस ली, है ना, आसमान को देखा, यही तो चीजें हैं। यही सब चीजें आप में इकट्ठी होती होती 80 किलो हो गए। तो यही सारा सामान यहाँ से जमीन से तो उठाया। अब आपने सोचा मिट्टी थोड़ी खाई है मैंने, मिट्टी नहीं खाई, आपने सेम खाई। कहाँ से निकली? जमीन में से। सेम क्या जमीन में दबी पड़ी थी? उसी मिट्टी में से, उसी में से तो सेम बनी है, और वही सेम आपने खा ली, और वही जब जलोगे तो वापस मिट्टी में पहुंच जाओगे। तो हुआ क्या रहा है? एक चक्र बन रहा है, बंद चक्र है। उसी मिट्टी, इसी सब चीजों से हम बने हैं और वापस इसी में मिक्स हो जाते हैं। तो कुल मिला के एक बंद चक्र है। यहाँ पे बंद चक्र है। दो संख्याएं आप ले रहे हैं, हर दो संख्या, कोई एक बात नहीं है, एक बार सत्य नहीं, हर बार सत्य। हर बार दो संख्याएं ली, संक्रिया कराई, वापस 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 वापस। तो हम कहते हैं कि भैया ये वाला समुच्चय और ये वाली संक्रिया संवर्त है, मतलब क्लोज है, मतलब बंद है, बाहर नहीं जाएंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास। पहले नेचुरल नंबरों का विज्ञान चेक करते हैं, नेचुरल नंबर का। एक एक करके सबकी बारी आएगी। सब लाइन में लग जाओ भाई, सबकी बारी आएगी। सबसे पहले नेचुरल नंबर, इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं की बारी। कौन थी प्राकृत संख्याएं? ये थी प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है। संक्रिया लेते हैं जोड़, संक्रिया लेते हैं जोड़, संक्रिया ले ली जोड़। पहले जोड़ की बात कर लेते हैं। आ जाओ भैया, जोड़ भैया बताओ, क्या तुम संवर्त हो या नहीं हो? यहां से मैं कोई भी दो नंबर लूं और उनको जोड़ूं तो वापस आएगा नहीं आएगा? कोई भी दो, सोचिए, अपनी मर्जी से सोचे, खुले दिमाग से सोचे। कोई दो ले लीजिएगा और बार बार ट्राई करते रहिए, बार बार ट्राई करनी है। बस आपको एक बार गलत करना है और आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। एक बार आपको गलत साबित करना है और आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। हाथों हाथ दे दूंगा यहीं पे। ट्राई करिए, दो नंबरों को जोड़िए और जोड़ने के बाद वापस इस समुच्चय में ना आए, ऐसे दो नंबर ढूंढ के मुझे बता दीजिए। और जैसे आप बताएंगे, इस साल का नोबेल प्राइज आपको मिल जाएगा। तुरंत हाथों हाथ मिल रहे हैं भैया, भाग्यशाली हो आप, हाथों हाथ डिक्लेयर हो रहे हैं। जवाब है नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पाएंगे, इसका मतलब आपके हाथ से नोबेल प्राइज गया। क्लियर? अतः n और प्लस, प्राकृत संख्याएं और प्लस दोनों मिलाकर संक्रिया संवर्त ना है बेटा। ऐसे नहीं है कि नेचुरल नंबर है, संक्रिया संवर्त, संक्रिया और समुच्चय दोनों का योगदान है, दोनों ने मिलकर संवर्त बनाया है ना। ऐसे मत सोचिएगा कि भाई खाली प्लस ही संवर्त है। प्लस संवर्त नहीं है, समुच्चय और संक्रिया दोनों का योगदान है। समुच्चय सही से बना हुआ था तभी प्लस चमत्कार कर पाया, वरना प्लस कहां से चमत्कार कर देता? अगर चमत्कार की ताकत है, आओ भैया प्लस यहाँ पे आओ, थोड़ा सा करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ। ये लो एक समुच्चय, ए समुच्चय, अमित समुच्चय पे आओ। ये लो अमित समुच्चय, 1 2 3, करके दिखाओ चमत्कार। आओ भैया, ये लो अमित समुच्चय और ये ला प्लस, करके दिखाओ चमत्कार, करके दिखाओ। यहां से लिया 1 और लिया 3, 1 और 3 का जोड़ कितना होगा? 4। कहां है 4? कहां है 4? नहीं है। अब प्लस का चमत्कार था ना, प्लस तो चमत्कारी था, करो संवर्त। तो प्लस का रोल अकेला नहीं है, समुच्चय भी शामिल है, और खाली समुच्चय भी ताकतवर नहीं है, संक्रिया भी होनी चाहिए। अब यही समुच्चय था जो पहले प्लस के साथ संवर्त आ रहा था। माइनस के साथ आओ भैया, माइनस के साथ बताओ क्या हाल है तुम्हारा। माइनस के साथ आओ, 2 और 3 ले लो, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, घटाने पे आता है -1। क्या है क्या -1 इसमें? नहीं है, तो संवर्त नहीं है। आपके सर एक गलती हुई है, माफ कर दीजिए, एक गलती गणित में माफ नहीं होती। एक बार गलत तो गलत, फिर दूसरी बार मौका नहीं मिलता। तो माइनस जो है वो संवर्त नहीं है। गुणा, गुणा, गुणा संवर्त है, ट्राई कर लीजिए। जवाब है हाँ भैया संवर्त है। भाग, भाग नहीं है, भाग नहीं है। क्यों नहीं है भाग? भाग नहीं है, क्यों नहीं है? 2 और 3 में भाग दें, 2/3 आता है। क्या 2/3 यहां मिलेगा? 2/3 यहां मिलेगा? जवाब है नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो संवर्त नहीं है। तो n नेचुरल नंबर जो है वो प्लस और गुणा के लिए संवर्त है। नेचुरल नंबर प्लस तथा गुणा के लिए संवर्त। इसको ऐसे बोलते हैं, प्राकृत संख्या प्लस प्राकृत संख्या इक्वल्स टू प्राकृत संख्या। इसको इतना सुंदर तरीके से बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा देखिए। इसीलिए हमने किताबों में कई बार पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा आता है, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को जोड़ोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये नहीं बोल रहा n प्लस एन टू एन, क्या कर रहे हैं यार, n प्लस एन टू एन, नंबर को संख्याएं थोड़ी जोड़ रहे हैं। ये तो ये भावना समझो यार, भावना समझो। भावना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया नेचुरल नंबर के साथ कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाइए, उसके साथ किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़िए तो आपको नेचुरल नंबर ही वापस मिलेगा। भावनाएं समझो, आप तो सीधा गणित पे आ जाते हो, भावनाएं समझते ही नहीं हो। नेचुरल नंबर को अगर नेचुरल नंबर से गुणा करें तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। भावनाएं समझिए बेटा, हर जगह जोड़ बाकी गुणा भाग मत शामिल करिए, भावनाएं समझिए। नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गुणा नेचुरल नंबर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। परंतु नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर वापस नेचुरल नंबर नहीं होता, हमेशा नहीं होता। एक बार भी गलत हो गया तो गलत ही माना जाएगा, एक गलती भी माफ नहीं की जाएगी। नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर का भाग दे तो आप कहेंगे सर एक आ गया, फिर बकवास कर रहे हो, कहाँ एक आ गया। ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर का भाग दोगे तो जरूरी नहीं है कि वापस नेचुरल नंबर ही आए, वापस नेचुरल नंबर ही आए। क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर का विज्ञान तो पकड़ लिया, विज्ञान यहां तक ही नहीं है, सबके पास है अपना अपना विज्ञान। आ जाओ पूर्णांकों की बारी। नंबर 2 है पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर के बारे में भविष्यवाणी बताइए भाई, इंटीजर में क्या क्या होगा, इंटीजर में क्या होगा। इंटीजर कहते हैं जेड को, और जेड में हमारे पास था 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश। अब मुझे बताइए कि जेड ये रहा आपके पास, तो इसमें प्लस समवर्त है या नहीं है, चेक करिए और खुद से बताइए। माइनस, गुणा और भाग, कौन सा समवर्त है और कौन सा नहीं, जवाब दीजिए। जवाब इस बार बड़ा क्लियर है, इस बार एक चीज ज्यादा मिलेगी, है भैया समवर्त, है भैया समवर्त, है भैया समवर्त, नहीं है भैया समवर्त। इस बार माइनस भी समवर्त हो गया, बंद गया बेचारा, क्या करे, इस बार बाहर नहीं निकल सकता, फंस गया बंदा इस बार फंस गया। कैसे फंस गया करके देख लीजिए इस बार अगर आप यहाँ पे कुछ भी 2 लेते हैं घटाते हैं तो घटाने के बाद, क्योंकि यहाँ तो माइनस के नंबर भी यहाँ है, माइनस के नंबर यहाँ है तो घट के माइनस ही तो आ सकता था, माइनस भी यहाँ है, घट के प्लस आ सकता तो प्लस के भी यहाँ है, जाएगा कहाँ। इसलिए पूर्णांकों के बारे में कहा जाता है कि पूर्णांक प्लस पूर्णांक इज इक्वल्स टू पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक इक्वल्स टू पूर्णांक। 2 पूर्णांकों का जोड़ पूर्णांक होता है, 2 पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक होता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। यानी जोड़ बाकी गुणा समवर्त होती है, परंतु किंतु परंतु एक बंदा धोखा दे गया, वो है भाग। भाग जो है वो वापस नहीं आता। एक एग्जांपल बताएंगे नहीं आने का? बिल्कुल बताएंगे साहब, बिल्कुल बताएंगे एक एग्जांपल नहीं आने का। एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 4। क्या 1/4 जो है वो जेड में है? जवाब है नहीं है। 1 जेड में है, 4 जेड में है, 1 भी जेड में है, 4 भी जेड में है, लेकिन भाग देने पे आता है 1/4 जो क्या था 0.25, जो कि जेड में नहीं है। नहीं है साहब, नहीं है, बात खत्म। ये कहलाता है पूर्णांकों के साथ ये काम होता है। अब पूर्णांकों के बाद में जो हमारा आता है वो है अगला भाग, तीसरा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भैया सारे नंबर आते हैं जो बट्टे में लिखे जा सकते हैं। पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, जो भी नंबर, क्योंकि सारे नंबर तो लिखने पॉसिबल नहीं है तो नियम बना के लिखा जाता है पूर्णांक बटा पूर्णांक। 2 पूर्णांक लीजिए, 2 पूर्णांक लीजिए, भाग दीजिए, बस शर्त है नीचे वाला 0 ना हो। तो अब बता दीजिए मुझे कि क्या होने वाला है भैया, अब बता दो, अब बता दो भैया क्या होने वाला है, अब बता दो क्या होने वाला है। तो भैया प्लस के बारे में बता दो, माइनस के बारे में बता दो, गुणा के बारे में बता दो और भाग के बारे में बता दो कि क्या होगा। तो फिर से जवाब वही है कि भाई, फिर से वही है कि प्लस के लिए समवर्त है, माइनस के लिए है, गुणा के लिए है, भाग के लिए नहीं है, भाग के लिए नहीं है। इस बार स्थिति थोड़ी सी स्पेशल हो गई है, थोड़ी सी स्पेशल हो गई है।
भाग वाले में सिर्फ एक केस ऐसा है जब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार फेल हो रहा है बेचारा। अब ये कह रहा है सर 1 नंबर से फेल हो रहा हूँ, पास कर दो सर, ग्रेस दे दो। एक बार फेल हो रहा है। एक बार कब फेल हो रहा है? जब आप 0 का 2 नंबर यहां से उठाएंगे। 1 नंबर आपने उठा लिया, मान लीजिए 5, और 1 उठा लिया 0, तो आप भाग देंगे तो भाग 5/0, 5/0 कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो वापस भाग। अब देखिए, क्योंकि भाग का क्या मतलब है, भाग देके दे, मैं सबका सारे जोड़े, देखिए सारे जोड़े, गणित में चांस नहीं मिलता। एक बार गलत है तो गलत है, फिर वो चाहे कि ये कहता रहे कि भैया मैं देखो एक ही बार गलत हुआ, ये वो हमारी गणित बख्शते नहीं है। हमारी गणित कहती है भैया एक बार गलत तो गलत। आप 100% नहीं बोल सकते, पूरा नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते 100% सत्य है। 100% सत्य नहीं हुआ ना, तो 100% की बात होती है यहाँ पे 99.999 नहीं चलता। तो जो भाग है वो चूक गया इनाम जीतने से। भैया इनाम मिलने वाला था लेकिन चूक गया। ये सब तो इनाम पिछली बार भी ले गए थे, इस बार भी ले गए, भाग चूक गया। क्यों? क्योंकि इस बार अगर मैं 2 परिमेय संख्याएं उठाऊं, एक उठा ली 5, 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? 5 परिमेय संख्या है या नहीं? 5 कैसे लिख सकते हैं? 5/1 परिमेय संख्या हुई नहीं हुई। 0 परिमेय हुई नहीं हुई, 0 को 0/1 लिख सकता हूं, परिमेय संख्या हुई नहीं हुई, तो दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन जब दोनों का भाग दूंगा 5/1 के अंदर, जब मैं 0/1 का भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 5/0, जो कि कुछ भी नहीं आएगा। यानी कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा तो क्यू में कैसे आएगा? जब कुछ आया ही नहीं है तो क्यू में कैसे आएगा? जब कुछ आया ही नहीं है तो क्यू में कैसे आएगा? तो भाई चूक गया बेचारा। और इसके अलावा अगर आप 0 नहीं लेते हैं, अगर आप 0 के लिए मना कर दे, वो भी क्यू में, अगर नीचे वाला जो है वो अगर आप 0 ना ले तो ये हर बार सत्य है बेचारा, हर बार ये चमक जाएगा। सिर्फ 0 मत लीजिए यार, 0 को पीछा छुटा दीजिए। तो हम क्या कहते हैं इसके बारे में, ये तो सब समवर्त है ही, है ना, प्लस के लिए, बाकी के लिए, गुणा के लिए। ये भाई साहब तो सब Q प्लस समवर्त है, Q माइनस समवर्त है, Q जो है गुणा है वो समवर्त है, ये सब समवर्त है। अब इसने हमसे गुहार लगाई कि भाई देख लो यार, एक बार गलत हुआ, अगर वो मुझे पीछा छुटा दो तो मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तो हमने कहा कि ठीक है, ले रे यार तो एक काम कर, हम Q0 एक समुच्चय बना देते। Q0 का मतलब है Q में से बाकी सब तो ले लेंगे, 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 ही की वजह से परेशान हो रहा है ये बेचारा, तो 0 को छोड़ देंगे। अब 0 को छोड़ दिया, अब बंदा राजा, 0 से डरता था, अब भाग, 0 छोड़ दें, अब भाग। अब जवाब है अब समवर्त हो। 0 को छोड़ने के बाद ये समवर्त हो जाएगा, मतलब इसके भी दिन आ गए भैया, इसके भी दिन आ गए। ये वो कुंवारे हैं जो कई सदियों तक शादी नहीं होती, लेकिन बाद में कभी इनके दिन निकल आते हैं, है ना। तो ऐसा एक दिन आया इसका कि इसकी भी शादी होगी। यही सब आता है हमारे रियल नंबर के साथ। चलिए रियल नंबर की बात करते हैं। चौथा है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में मैंने बता चुका कि सारी संख्याएं होती है, सारी की सारी, सब की सब, प्लस वाली, माइनस वाली, बट्टे वाली, बिना बट्टे वाली, रियल नंबर। और आर से इसको आप डिनोट करते हैं। इसमें इतनी संख्याएं होती है, जैसे क्यू में बहुत होती है, तभी लिख नहीं पाते, इसलिए P/Q करके समझाते हैं। तो रियल नंबर को भी बताना संभव नहीं है, बहुत है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जो भी है वो सारा ही है भाई, वो सारा ही है। जो सोच सकते हो, जो समझ सकते हो, जो बता सकते हो, जो सुन सकते हो, कोई आपको समझा सकता है, वो सब रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर के साथ भी एक खासियत यही है कि अगर आप इसको जोड़ के साथ चेक करें तो भाई साहब समवर्त है, क्योंकि जाएगा कहां, नंबर है, जोड़ोगे। जैसे मैंने कहा कि सारी संख्या यहां है, तो कुछ भी जुड़े, भाई 2 संख्याएं तो लोगे, जोड़ोगे, संख्याएं बनेगी, हाथी तो नहीं बनने वाला। अगर हाथी बनता तो कहते जंगल में है, रियल नंबर में नहीं है। समझ रहे? वहां से 2 नंबर उठाए, मान लीजिए आपने एक 2 उठाया और एक 5 उठाया, 2 और 5 को जोड़ा। अब 2 और 5 का जोड़ अगर हाथी आता तो आप कहते कि साहब रियल नंबर में नहीं आया सर, वो तो जंगल में है। तो संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, जुड़ने के बाद क्या बनेगी? संख्या। और जब मैं कह रहा हूं उसमें सारी संख्याएं हैं, तो जाएगा कहां बेचारा, जाएगा कहां? समझ रहे बात को, जाएगा कहां? 2 नंबर है, पढ़िए बात को, 2 संख्याएं हैं, जुड़ने के बाद भी संख्या ही कितनी बनेगी वो एक अलग बात है, बनेगी तो संख्या ही, और संख्या बनेगी तो इसमें तो सारी संख्याएं हैं, तो फिर इससे बाहर कैसे जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका R माइनस का हो गया, संख्याएं हैं, घटाओगे तो संख्या ही बनेगी। संख्या है तो वो यहां है,
हाथी घोड़े बन जाए उस दिन मना कर देना कि भैया सर हाथी घोड़े बन गए, तब यहां नहीं है। अगर वापस संख्याएं बना रहे हैं तो यही आएगी, आर गुणा आर भाग। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, इस बार देखिए हाथी बन गया, इस बार हाथी बन गया, इस बार हाथी बन गया। इस बार हाथी कैसे बना? हाथी फिर वैसे ही बना। यहां से 2 नंबर उठाए, एक उठाया 5 और एक उठाया 0। 5 में 0 का भाग दिया, बताइए क्या बना? संख्या बनी क्या? पता ही नहीं सर। 5 में 0 का भाग दिया, बताइए क्या बना? संख्या बनी। तो आप इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है। 5 में 0 का भाग देने के बाद आप आज तक कोई गणितज्ञ गारंटी नहीं ले पाया कि 5 में 0 का भाग देने पर संख्या बनेगी या नहीं बनेगी। लोग कहते हैं विचार बनेगा, जैसे मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है ना, विचार बनेगा। तो 5/0 जो है उसको अनंत कह के पुकारा जाता है। 5/0 6/0 अनंत कहा जाता है। अनंत एक संख्या नहीं बल्कि एक विचार है, एक कंसेप्ट है। और विचार यहां होते नहीं है, यहां तो संख्याएं होती है, यहां तो संख्याएं होती है, विचार नहीं होते। तो फंस गया। इसलिए भैया माफ करिएगा, तो फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया। ये वो बच्चा है जो लगातार फेल हो रहा है, ये वो बच्चा है जो लगातार फेल हो रहा है। ये फिर कहता है यार एक काम कर दो, ये अंग्रेजी की वजह से मैं फेल होता हूँ। 10वीं क्लास के बच्चे ज्यादातर होते हैं, पुराने टाइम में, हमारे वाले टाइम में अंग्रेजी बड़ी खतरनाक होती थी 10वीं क्लास की। तो बच्चे ज्यादातर जो फेल होते थे वो अंग्रेजी में फेल होते थे। तो क्या यार अंग्रेजी ना हो तो मैं 10वीं पास कर जाऊं। अंग्रेजी हटी नहीं, उनकी 10वीं हुई नहीं। यहाँ पे भी वही बात है कि भैया अंग्रेजी हटा दो हम पास हो जाएंगे, मतलब 0 को हटा दो हम पास हो जाएंगे। तो अगर हम 0 हटा दे, R0 बना दे, R0 का मतलब R में बाकी सब तो रख लें सिवाय 0 को, 0 को उसमें से माइनस कर दे, माइनस में निकाल दे, सफाई कर दे, और फिर उसको चेक करें। अब बंदा हीरो बन गया। अंग्रेजी की वजह से डर था, अब अंग्रेजी रही नहीं, अब पास हो गया, अब बंदा समर्थ हो गया। ठीक है ना। तो अब इसे क्या बोलेंगे? इसे ऐसे बोलेंगे, रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज इक्वल्स टू रियल नंबर। 2 वास्तविक संख्याओं का योग एक वास्तविक संख्या होती है, 2 वास्तविक संख्याओं का अंतर एक वास्तविक संख्या होती है, 2 वास्तविक संख्याओं का गुणनफल एक वास्तविक संख्या होती है। नंबर 4, 2 वास्तविक संख्याओं का भाग जरूरी नहीं है कि एक वास्तविक संख्या हो। यहां तक सब सही था, यहां गड़बड़ है। जरूरी नहीं कि वास्तविक संख्या हो, लेकिन अगर हम इसको ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 शून्य रहित अशून्य, 2 अशून्य वास्तविक संख्याओं का भागफल भी एक अशून्य वास्तविक संख्या होता है। अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है। अगर 2 अशून्य संख्याएं ले, 2 अशून्य वास्तविक संख्याएं ले तो उनका भाग भी एक अशून्य वास्तविक संख्या आती है। अब आप कहेंगे सर आर ऐसा क्यों बनाया? मैंने पहले ही कहा था संख्याओं वाले जो समुच्चय होता है उसमें हम ये एन, ये जेड, ये क्यू और ये आर का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करते। लोग गलत अंदाजा लगा लेते हैं भैया, और गलत से डरना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एन, जेड, क्यू और आर, ये एक्स्ट्रा लाइन देके जो है वो थोड़ा सा गलत मतलब ना निकले, इनका कोई गलत फहमी में ना रह जाए और गलत फहमी में होकर नुकसान ना पहुंचा ले, इसलिए एक्स्ट्रा लाइन देते हैं कि भैया ये कोई नॉर्मल एन नहीं है, ये हमारा विशेष प्रकार का एन है, ये विशेष प्रकार का जेड है, ये विशेष प्रकार का क्यू है और ये विशेष प्रकार का ही आर है। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब चलते हैं विवादास्पद टॉपिक पे। विवादास्पद बड़ा ही विवादित है, वो है अपरिमेय संख्याएं। ये भैया बड़ा खतरनाक है। नंबर 5 पे है क्या? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इनके साथ बेचारों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है। भेदभाव क्या हो रहा है? वैसे भेदभाव जैसा कुछ नहीं है, मोटा मोटी बात ये है, क्यू डैश बोलते हैं इसको समुच्चय को, या फिर कई राइटर जो है वो मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बोलते हैं, मतलब क्यू का पूरक। जो क्यू में है उनको छोड़ दीजिए, वो सब कुछ क्यू का पूरक कहलाएगा। और कई बंदे बोलते हैं कि रियल नंबर जो सारे हैं उसमें से क्यू निकाल दीजिए, जो बचेगा वो अपने आप ही अपरिमेय होगा, आर माइनस क्यू बोलते हैं। तो नाम है, नाम में मुझे भी ये नाम भी मुझे, तीनों नाम भी मुझे अच्छे लगते हैं। देखिए क्यू डैश का मतलब जो क्यू नहीं है। अपरिमेय कौन है? जो परिमेय नहीं है। पहले आप परिमेय चेक कर लीजिए, पहले आप परिमेय चेक कर लीजिए, है ना। कोई पूछे कि समझ रहे बातों को, समझ रहे हैं बातों को, क्या डेफिनेशन में कितनी सुंदरता है कि भैया आप एक काम करिए, आप पहले परिमेय चेक कर लीजिए, क्या ये परिमेय है? तो उसने कहा कि नहीं भैया परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो चलिए स्वागत है, ये है परिमेय। परिमेय है तो आप रखिए, नहीं है तो अपरिमेय। सही। तो आर माइनस क्यू,
जो भी परिमेय संख्या है उनको इकट्ठा कर लीजिए, आर में से माइनस कर दीजिए, जो बच गया सब कुछ वह है परिमेय। ठीक है, अब इनके साथ ये कहानी है, एक छोटी सी परेशानी ये है, हमारी परेशानी भी है ये, हमारा जो पृथ्वी का जो मोटा मोटा भाग है, हमने छोटी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ते थे कि हमारी पृथ्वी का 29% भाग जो है वो जमीन है और 71% भाग जो है वो जल है, 71% जल है, 29% जमीन है। जमीन तो हमने सारी नाप ली, जमीन तो हमने मोटा मोटी सारी नाप ली, हर छोटे छोटे जगह को हम जानते हैं, गूगल लोकेशन हमें दिखाता है कि कौन कौन क्या कहाँ है, कौन सा जगह कहाँ है, सब कुछ के बारे में हमें बता देता है। लेकिन ये जो 71% जल है, इसके बारे में अधिकतर जानकारी अभी हमें नहीं है। बड़े हिस्से के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, छोटे हिस्से के बारे में हमारी जानकारी ज्यादा है। आज हर छोटे से छोटे हिस्से पे कोई ना कोई देश बना हुआ है। हर पृथ्वी का जो 29% हिस्सा है वो किसी न किसी देश के अंडर में आता है, एक छोटा सा टापू तक नहीं छोड़ा। हर कोई टापू है, वहां चाहे रहता हो चाहे नहीं रहता हो, कोई ना कोई देश ने कब्जा करके बैठा है। हर कोई देश अपने या तो अपने हिस्से में लेके बैठा है, कोई और लेके बैठा है। सिंगल टापू भी किसी ने इस धरती पे नहीं छोड़ा। सही है गलत है? तो ये समझिए कि सारी धरती को हमने यूज कर लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा था जल का, 71% जल था, उस पर कोई अधिकार नहीं जताता। ज्यादातर जल का जो हिस्सा है वो कोई अधिकार नहीं जमाता और उसकी अध्ययन भी नहीं हुआ। पृथ्वी पर कितने जीव हैं, धरती पर कितने जीव हैं, ये हर कोई बता देगा, मोटा मोटी अध्ययन से पता चल जाएगा। लेकिन जल के अंदर कितने जीव हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में हमें सिर्फ रत्ती भर भी नहीं पता। यानी यूं मानिए कि कुछ कण मात्र भी हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो सेम अपरिमेय संख्याओं का भी दुर्भाग्य ऐसा ही है कि इन संख्याओं के बारे में हम माफी चाहते हैं। हम इसके बारे में अभी तक अज्ञात, बहुत ज्यादा अज्ञानता है इसको लेकर हमारी अज्ञानता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो हम इसके बारे में नहीं जानते, बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन नहीं जानते। चलिए समझाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन समझाता हूँ। इसकी अज्ञानता की जो है वो शर्मसार करने वाली हमारी जो कहानी है, छोटी सी बताता हूँ। हम जानते हैं कि जो पाई होता है वो एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि ई जो है वो अपरिमेय है। ये दोनों के दोनों अपरिमेय है, ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है। रिपीट कर रहा हूं, हम जानते हैं कि दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों के दोनों अपरिमेय है। लेकिन आज तक हम ये नहीं जानते कि इनका जोड़ और इनका गुणन क्या होगा। अब सोचिए, इतना छोटा ज्ञान भी हमें नहीं अभी तक। बताइए, हम आज तक ये नहीं बता पाए हैं और अभी तक कोई गणितज्ञ जो है, ऑब्वियसली बात आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या ही होगा, दो अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल होगा, भावनाओं में नहीं चलती ना गाड़ी। प्रूफ कर दो बेटा, प्रूफ कर दो। इस बार का फील्ड मेडल तुम्हारा ही है, इस बार का फील्ड मेडल तुम ही करवा देंगे। पाई प्लस ई कर दो, एबल प्राइज तैयार बैठा आप लोगों के लिए। बताइए पाई प्लस ई क्या होगा? मामूली बात नहीं है बेटा, प्रूफ करना मामूली बात नहीं है। तो प्रूफ बिना गणित को माना नहीं जाता, प्रूफ बिना माना नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है अगर प्रूफ बिना मान लेंगे तो क्या पता वो आज तक कोई गणितज्ञ ऐसा नहीं हुआ है जो कभी ना कभी किसी न किसी बात पे गलत साबित नहीं हुआ है। कोई भी गणितज्ञ, जीनियस से जीनियस गणितज्ञ जो है, जीनियस से जीनियस गणितज्ञ सैकड़ों गलतियां करे। हर गणितज्ञ ने, चाहे वो कितना ही बड़ा रहा हो, उसने अपने जीवन में सैकड़ों गलतियां की है, सैकड़ों बातें ऐसी लिखी है, सैकड़ों परमें ऐसी दी है जो गलत थी, आगे जाके गलत साबित हुई। तो बताइए फिर किस पे विश्वास करें? तो जवाब है किसी पे मत करो भैया, सिर्फ प्रूफ पे विश्वास करो। क्योंकि बड़े से बड़े, महान से महान गणितज्ञ जब गलत साबित हुए हैं तो फिर अगर ऐसे मान लेंगे, क्या पता वो आगे गलत साबित हो जाए। तो इसलिए गणित ने पहले तय कर लिया कि भैया मानने किसी की नहीं है, प्रूफ लाइए, सबकी मान लेंगे। तो प्रूफ ले आइए। तो जवाब है कोई प्रूफ नहीं है। तो समझे अपरिमेय संख्याओं के मामले में हमारा ज्ञान कितना अधूरा है। हम आज तक ये नहीं जानते कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, जो दोनों अपरिमेय उनका जोड़ क्या होगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो जवाब है भैया कोई गारंटी नहीं है क्या होगी। अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगी, तो जवाब है भैया कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी बिल्कुल हो सकता है, अपरिमेय भी बिल्कुल हो सकता है। गारंटी नहीं है भैया, गारंटी नहीं है। कंफर्म होके मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं अगर परिमेय बोल दूंगा तो आप एक एग्जांपल ऐसा दिखा देंगे कि देखिए अपरिमेय आया। मैं अपरिमेय बोल दूंगा तो आप ऐसा एग्जांपल दिखा देंगे कि परिमेय। तो मैं जो भी बोलूंगा वही गलत हो जाएगा। चलिए एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, एक एग्जांपल दिखा देता हूं। √2 और -√2 दोनों ही अपरिमेय है, लेकिन इनका जोड़ क्या आया? 0 आया। 0 क्या है? परिमेय है।
अब दोनों ही अपरिमेय है, लेकिन इनका जोड़ क्या आया? परिमेय आया। अपरिमेय होने के बाद भी जोड़ परिमेय आया, तो आप कहोगे सर ठीक है, फिर दो अपरिमेय का जोड़ परिमेय आता है। अभी रुको, ये लो, √2 प्लस √2, इनका जोड़ कितना आया? 2√2, जो कि अपरिमेय, तो बताइए कौन सी बात सही है? तो कोई सी बात सही नहीं है। अगर आप परिमेय बोलेंगे तो मैं आपको अपरिमेय का एग्जाम्पल दे दूंगा, और आप अपरिमेय बोलेंगे तो मैं परिमेय का एग्जाम्पल दे दूंगा। मतलब आपके जो भी बोलेंगे उस बात को काट पाऊंगा। इसका मतलब है कोई भी बात बोलना सही नहीं है। तो अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? ना पता भाई। परिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय क्या होता है? नहीं पता। गुणा नहीं पता, भाग नहीं पता, फिर क्या पता भाई? कुछ नहीं पता साहब। मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ नहीं पता। मैंने पहले ही शुरू में कहा था कुछ नहीं पता। अपरिमेय संख्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत छोटी जांच है, वो जरूर हमारे पास है। ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। बड़ी अज्ञानता है, भयानक अज्ञानता जो है वो हमारी इन संख्याओं को लेकर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ करिएगा, हाँ अब थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं। अगर दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होता है ये हमें नहीं पता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होता है वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, मिक्स हो, तो क्या हो? परिमेय प्लस अपरिमेय क्या हो? अगर एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, परिमेय प्लस अपरिमेय, अब तो बता दो। तो जवाब है साहब अपरिमेय। परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल्स टू अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय जो है वो मिक्स नहीं होती है, तेल की तरह। पानी में तेल मिलाओगे, तेल मिक्स नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा, बस वही है। परिमेय को आप अपरिमेय के साथ मिक्स नहीं कर सकते, ना इनको जोड़ सकते हो ना इनको घटा सकते हो। परिमेय माइनस अपरिमेय, ये मिक्स होने वाली चीज बेटा नहीं है, ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी। अगर आप इन्हें परिमेय के साथ मिक्स करने की कोशिश करोगे तो जवाब आपका वापस से अपरिमेय ही आएगा। ये देखिए अपरिमेय। ऐसे ही तीसरा परिमेय गुणा अपरिमेय, परिमेय गुणा अपरिमेय, परिमेय भाग अपरिमेय। तो परिमेय को आप अपरिमेय के साथ मिक्स नहीं कर सकते। अपरिमेय, परिमेय भाग अपरिमेय, ये लीजिए, ये है इनकी कहानी। तो अपरिमेय को आप परिमेय के साथ मिक्स नहीं कर सकते, करोगे तो वो पानी तेल की तरह ऊपर आ जाएगा पानी में। जैसे पानी में अगर आप तेल डालेंगे और हिलाते रहेंगे, हिला लीजिए, थोड़ी देर बाद में वो तेल ऊपर आ जाएगा, बस वही होना है। समझ गए बात? तो ये है इनकी कहानी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये जितना आपकी जानकारी है उतना ही रखिएगा। अपरिमेय के बारे में जैसे मैं बता चुका कि अपरिमेय के बारे में जानकारी हमारी बहुत कम है। दुर्भाग्य है, लेकिन सच यही है। हम कम चीजों के बारे में क्यों जो है, अगर आपको थोड़ा सा मैं इस बेसिक मैथ से थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो परिमेय संख्याएं कम है, अपरिमेय संख्याएं बहुत है। जैसे धरती कम है, पानी ज्यादा है ना। हमारे गोले के ऊपर, जिस गोले में हम रहते हैं पृथ्वी पर, उस गोले पर जमीन तो 29% है, धरातल जो है वो तो 29% है, लेकिन जल 71% है ना। वैसे ही परिमेय और अपरिमेय भी यही है, परिमेय संख्याएं कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है। अपरिमेय संख्याएं ज्यादा है, अपरिमेय संख्याएं ज्यादा है। जो संख्याएं ज्यादा है उसके बारे में जानकारी थोड़ी सी भी नहीं है, और परिमेय संख्याओं के बारे में हमारी जानकारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम जब आगे पढ़ते हैं, पढ़ाई जब करते हैं, आगे एमएससी कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं पे हम सारा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत अच्छी है ना। जैसे धरती के बारे में ले लीजिए, धरती पे हमें घर बनाना आता है, खड्डा खोदना आता है, जमीन नींव डालनी आती है, पेड़ उगाने आते हैं, सब आते हैं। तो धरती पे हमें बहुत सारे काम, सैकड़ों काम आते हैं। फसल उगानी आती है ना, पेड़ लगाने आते हैं, ट्रैक्टर चलाने आते हैं, सड़क बिछानी आती है, खंबे लगाने आते हैं, लाइट लगानी आती है, लाइट उत्पन्न करनी आती है, ढेर सारे काम आते हैं। पानी पे क्या आता है आपको? तो जवाब है बहुत कुछ आता है। बहुत थोड़ा सा आता है, हवाई जहाज चला लेते हैं, नाव चला लेते हैं, बस हो गया काम, बस इतना ही है। तो जितना हम धरातल के बारे में जानते हैं, क्या उतना पानी के बारे में जानते हैं? जवाब है नहीं जानते। तो सेम ऐसी ही स्थिति हमारी परिमेय और अपरिमेय के रिलेटेड भी है। यही दुख है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक है संक्रियाओं के गुणधर्म। इस वर्ड को देखिएगा, संक्रियाओं के गुणधर्म। आराम से, तसल्ली से, मजेदार तरीके से, संक्रियाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। संक्रियाओं के गुणधर्म, कुछ गुणधर्म है जिनकी हम बात करेंगे, जिसे कहेंगे संक्रियाओं के गुणधर्म। देखिए
इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। पहला गुण कहलाता है साहचर्यता। तो संक्रियाओं के गुणधर्म का मतलब है, जैसे भी आपने संवर्त वाली पढ़ी थी कि संवर्त है या नहीं है, मतलब संक्रिया करने के बाद उसी समुच्चय में आता है या नहीं आता। तो आपने देखा कभी कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, वैसे ही कुछ संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म है जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला है हमारी साहचर्यता। साहचर्यता, साहचर्यता का मतलब है कि ब्रैकेट जो है वो हम हमारी मर्जी से लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने की छूट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। ब्रैकेट लगाने की जो छूट है वो हमें मिली है या नहीं मिली है, मतलब इनको कैसे हल करना है इसकी मुझे छूट है या नहीं है। मान लीजिए जैसे 5 और ए और बी को मैं पहले संक्रिया करवा रहा हूं, संक्रिया में एक बार बता नहीं रहा कौन सी भी है, कोई भी संक्रिया, अगर वो इस संक्रिया ऐसी है कि मैं ए और बी को संक्रिया पहले करवा रहा हूं और उसके बाद में मैं सी के साथ संक्रिया करवा रहा हूं और इससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं क्रम चेंज कर रहा हूं, क्रम चेंज करने का मतलब मैंने बी और सी को कहा कि भैया पहले तुम बैटिंग कर लो, ए तुम बाद में बैटिंग कर लेना, तो इस तरीके से अगर ये होता है और कोई फर्क नहीं पड़ता तो भैया इस संक्रिया का नाम है साहचर्य। देखिए क्या ताकत है, क्या मिल रहा है, ये ब्रैकेट लगाने की छूट दे रहा है। ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्रम, जो ब्रैकेट में है वो पहले सॉल्व होता है, जो ब्रैकेट में वो पहले सॉल्व होता है, यानी आप खुद तय करेंगे कि पहले कौन से 2 सॉल्व होंगे, पहले कौन 2 सॉल्व होंगे, बाद में कौन से 2 सॉल्व होंगे। तो ये जो सॉल्व करने की जो छूट है वो आपको मिल रही है, तो इस संक्रिया को कहते हैं साहचर्यता। ब्रैकेट लगाने की छूट मतलब ये तय करने की छूट कि भैया पहले इस संक्रिया को कराऊंगा, फिर उसको करूंगा, फिर उसको करूंगा, फिर उसको करूंगा। अगर ये छूट आपको मिल जाती है तो आप गुण को कहते हैं साहचर्यता। क्या ये गुण किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है? जोड़ के पास ये गुण है, जोड़ के पास ये गुण है, योग के पास नॉर्मली ये गुण पाया जाता है, माइनस के पास, गुणा के पास ये है, लेकिन 2 चीजों के पास नहीं है, माइनस और भाग के पास ये गुण नहीं है। जोड़ के पास और गुणा के पास तो ये गुण है, लेकिन माइनस और भाग के पास ये गुण नहीं होता। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आइए समझाते हैं। चलिए पहले तो जोड़ का एग्जांपल, जोड़ और गुणा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जोड़ का एग्जांपल लूं, 5 में 2 जोड़ू और उसके बाद 7 जोड़ू, या फिर पहले 5 को बाद में जोड़ लूंगा, पहले 2 और 7 को जोड़ लेता हूं, क्या दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। यही बात आप गुणा के लिए भी चेक कर सकते हैं। गुणा में भी अगर 5 और 2 की पहले गुणा कर रहा हूं और 7 की गुणा बाद में कर रहा हूं, या एक बार मैंने तय किया कि नहीं भैया मैं 2 और 7 की पहले करूंगा, 5 की बाद में करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इन दोनों ही केस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब साहचर्य। लेकिन अब देखिए तीसरा केस, माइनस वाला। माइनस वाले में अगर आते हैं आप, 5 में से 2 घटाया, फिर उसमें से जो आया उसमें से 7 घटाया, कितना आया? पहले 5 में से 2 घटाइए, फिर 7 घटाइए, कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, 3 में से 7 गया माइनस का 4, लेफ्ट हैंड साइड आई -4। अब एक काम करिए, दूसरी साइड में 2 और 7 को पहले घटाएंगे और उसके बाद उसको 5 में से घटाएंगे। अब कितना आएगा? 2 में से 7 गया -5, माइनस माइनस प्लस 5, 5 और 5 10 हो गया, यानी ये बराबर नहीं आ रही। LHS बराबर नहीं है इस केस में RHS। भाग के लिए भी कुछ ऐसा आप ट्राई कर सकते हैं। 5 में पहले मैं 2 का भाग दूं, फिर जो आए उसमें 7 का भाग दूं, या फिर पहले 2 में 7 का भाग दूं और फिर 5 का भाग दूं, क्या बराबर आएंगे? जवाब है नहीं आएंगे। मैं थोड़ा सा ये करके दिखा देता हूं। देखिए 5 में 2 का भाग दिया, 5 में 2 का भाग दिया, फिर जो आया उसमें 7 का भाग दिया, तो 7 के नीचे 1 मान लीजिए, पलट दीजिए, ये हो गया 5/14। LHS साइड तो आपकी आई 5/14। अब RHS साइड सॉल्व कर लीजिए। RHS साइड आई 5 में भाग दिया, 2 पहले 2 में 7 का भाग दिया, तो ये आ गया 2/7, 2/7, और 5 में भाग दे रहे हैं 2/7 का, 5 में भाग दे रहे हैं 2/7 का, तो 2/7 पलट गया, 5 गुना 7/2 हो गया, ये आ गया आपका 35/2। LHS आया 5/14, RHS आया 35/2, जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब साहचर्यता का जो गुण है, ब्रैकेट लगाने की जो छूट है, वो आपको माइनस में नहीं मिलती, भाग में नहीं मिलती, लेकिन जोड़ और गुणा में आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगा सकते हैं कि भैया यहां लगाऊंगा टेंट, यहां लगाऊंगा टेंट, यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, है ना। अपनी मर्जी से आप टेंट लगाइए, जहां चाहे वहां लगाइए, है ना। खाने का प्रोग्राम है, जहां चाहे वहां सेट करिए, भैया खाने का प्रोग्राम यहां होगा, आज टेंट यहां लगेगा, आज टेंट यहां लगेगा। तो ये छूट किस किस में मिलती है आपको?
जोड़ और गुणा में साचर्य कौन होता है? जोड़ और गुणा। आगे आते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता जो होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा आइडिया है। क्रम विनिमेयता कॉम्पिटिटिविटी, कॉम्पिटिटिविटी क्या है कि क्या ब्रैकेट लगाने की छूट थी, क्या संक्रिया हमें यह छूट भी दे सकती है कि नंबरों को ही अदला बदली कर दूं, नंबरों को ही इंटरचेंज कर दूं, क्रम को ही बदल दूं। क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना। भैया एक काम करना, ये कपड़े छोटे हो गए, ये छोटे कपड़े ले गए, है ना, दुकानदारों के साथ ऐसे ही होता है, भैया ये कपड़े छोटे ले गए, ये बदल दीजिए, दूसरे वाले दे दीजिए, या ये जूते जो थे अच्छे नहीं लगे, ये बदल के दूसरे वाले दे दीजिए। तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का एक्सचेंज कर लिया आपने, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, पुरानी वाली गाड़ी लाइए, नई वाली ले जाइए। तो क्रम विनिमयता का मतलब है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने के बाद भी, एक्सचेंज करने के बाद भी जो भी आपकी संक्रिया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़े तो हम कहते हैं, हम देखिए एक्सचेंज की है मैंने, आप देख रहे हैं, ए को बी कर दिया, बी को ए कर दिया, और बंदे पे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप कहते हैं भैया क्रम विनिमय है। तो जरा बताएंगे आप में से क्रम विनिमय कौन कौन है? क्रम विनिमय कौन कौन है? योग क्रम विनिमय है या नहीं है? जवाब है हाँ जी है। और योग के बाद में अंतर, जवाब है नहीं। 2 में से 5 गया और 5 में से 2 गया, बराबर है क्या? नहीं है। गुणा, गुणा है जी। भाग नहीं है साहब। योग है, अंतर नहीं है, गुणा है, भाग नहीं है। जवाब दे देता हूं, नहीं होने का जवाब ले लीजिए। अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि 5 में से 2 जाना बराबर नहीं होता 2 में से 5 जाना, ठीक है। भाग देना भी ऐसा ही है, 4 में 2 का भाग देना कतई बराबर नहीं होता है 2 में 4 का भाग देना। 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, लेकिन 2 में 4 का भाग दोगे 1/2 आएगा। 2 और 1/2 बराबर नहीं होते, लेकिन योग में काम करता है। योग में अगर आप a प्लस बी करेंगे तो ये बराबर होगा b प्लस ए, हमेशा, चाहे ए और बी कोई भी क्यों ना हो। और गुणा में भी ये काम करेगा, अगर a गुणा b है तो ये है b गुणा a। ये है आपकी क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता जोड़, अंतर, गुणा, भाग में से 2 फॉलो करते हैं और 2 फॉलो नहीं करते। अगली मर्जी है भैया, क्या बात है, हम क्या करें, जो है सो है। हमारे काम तो है तथ्यों को रखना, हमारा काम है तथ्यों को तोड़ना नहीं, तथ्यों को रखना। अब वो करे ना करे उनकी मर्जी, फ्री है, स्वतंत्र है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण जो है अब ये कहलाता है हमारा बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन। बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कमाल का नियम है, ये जबरदस्त नियम है। अगर ये नियम ना होता, अगर ये नियम ना होता तो 2 संक्रियाएं साथ मिलकर जॉइंट वेंचर नहीं कर पाती। जैसे अगर भारत सरकार जो है पार्टनरशिप का नियम नहीं बनाती तो 2 व्यक्ति मिलकर एक साथ व्यापार नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप का रूल क्या कहता है कि 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी मिलकर एक साथ कंपनी के मालिक बनकर काम कर सकते हैं। तो ये है पार्टनरशिप। बंटनता पार्टनरशिप कहती है। बंटनता कहती है कि अगर मान लीजिए मैंने बी और सी को पहले जोड़ लिया, ठीक है, और ए के साथ गुणा बाद में किया, कोई बात। आप देख सकते हैं यहां फर्स्ट क्या हुआ, जो ब्रैकेट में वो फर्स्ट है, मतलब जोड़ पहले हुआ, जोड़ नंबर 1 है, जोड़ा पहले है, गुणा बाद में किया है, जोड़ा पहले है, गुणा बाद में किया है। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, इस केस में आप देखिए क्या हुआ, इस केस में हो रहा है कि गुणा पहले होगी, जोड़ बाद में होगा। गुणा पहले है, सही है। आरएचएस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको गुणा पहले करनी होगी, और गुणा करने से जो आएगा उन्हें आप जोड़ेंगे, यानी जोड़ बाद में हो रहा है, गुणा पहले जोड़ बाद में, देखिए। और दोनों साइड से अगर रिजल्ट बराबर आ रहा है तो हम कहते हैं बंटनता। और आपके लिए खुशखबरी है कि हमारा योग और गुणा जो है वो बंटनता दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। लड़ेंगे नहीं बच्चे, लड़ेंगे भी। इतने बढ़िया साझेदार है कि सदियों से साथ में है, व्यापार कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे। नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होती है, लड़ाइयां हो जाती है, लेकिन ये 2 भाई बंधु ऐसे हैं कभी नहीं लड़े। इनमें पार्टनरशिप वाला रूल बराबर काम करता है। वो कहता है भैया जोड़ तुम पहले आ जाओ, मैं बाद में कर लूंगा। वो कहता है नहीं भैया एक काम करो, पहले तुम आ जाओ फिर हम आ जाएंगे। दोनों साइड से बराबर चल रहा है। बंटनता क्यों कहा गया, बांटा गया। देखिए ये ए जो था ये पहले बाहर खड़ा था, फिर हमने ए को क्या किया, बी के साथ भी बांट दिया, सी के साथ भी बंटवारा कर दिया। उसके बाद में सॉल्व किया, तब भी जब बंटवारा नहीं था, जब संयुक्त परिवार था
तब भी रिजल्ट वही आ रहा था। देखिए जब परिवार संयुक्त था यानी ब्रैकेट बंद था, परिवार बिखरा नहीं था, तब भी आंसर वही आ रहा है जो परिवार के बिखरने के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन बंटनता संभव है, बांटा जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। बांटने से भाई भाई लड़ेंगे नहीं, प्यार से ही रहेंगे। जो बंटवारे से पहले भाई भाई जितने प्रेम से रहते थे, बंटवारे के बाद भी भाई भाई उतने ही प्रेम से उसी तरीके से विकास कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रूल है ये हमारे जोड़ और बाकी पर काम करता है। क्या है बंटनता का रूल? बंटनता का रूल हमें कहता है कि ब्रैकेट खोलने के बाद भी सॉल्व किया जा सकता है, ब्रैकेट बंद करके भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों साइड से आपके आंसर बराबर आते हैं। इसीलिए हम जब भी ब्रैकेट खोलते हैं हमारा आंसर नहीं बदलता, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं हमारा आंसर नहीं बदलता, क्योंकि बंटनता का नियम होता है। क्या होता है? बंटनता का नियम होता है। पेपर में एक बार आया भी था, पेपर में एक बार आया था कि ये चीज क्यों बराबर है, तो उसका जवाब था बंटनता की वजह से बराबर है। क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये दोबारा समझाऊंगा। फिलहाल यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तत्समक अवयवों की। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव, ऐसा अवयव तत्समक, जैसे को जैसा, जैसे को जैसा रख दे। यानी जो भी संक्रिया है, चाहे वो जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, उस संक्रिया में क्या कोई ऐसी संख्या है जिस संख्या को वो संक्रिया कराने पर वो किसी भी नंबर को बदले ना, परेशान ना करे, चेंज ना करे, अनचेंज्ड रख दे। ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल योग के लिए बात करें, क्या योग के लिए कोई ऐसा नंबर है जो योग करने पर किसी भी नंबर को नहीं बदलता? तो जवाब है भैया जीरो। जीरो, योग के लिए जीरो वो नंबर है जो किसी को नहीं बदलता। अगर मैं a प्लस जीरो कर दूं या 0 प्लस a कर दूं तो क्या a पे कोई फर्क पड़ेगा? जवाब है नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जीरो जो है वो योग का तत्समक है, जीरो योग का तत्समक है। और गुणा में भी एक ऐसा ही तत्समक आपको मिल जाएगा, गुणा का भी है, गुणा का भी है। गुणा में आता है 1 1। अगर आप a को 1 से गुणा कर दें या 1 को a से गुणा कर दें, दोनों ही केस में आपका a वापस आ जाएगा, a को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो गुणा का तत्समक होता है, तो इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। जीरो कहलाता है योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। जोड़ का तत्समक, जोड़ का योज्य तत्समक। 1 कहलाता है गुणन तत्समक, गुणा वाला तत्समक, गुणा वाला तत्समक, गुणन तत्समक, योज्य तत्समक एवं गुणन तत्समक। बाकी और भाग के तत्समक नहीं होते, बाकी और भाग के तत्समक नहीं होते, अंतर और भाग के तत्समक नहीं होते, अंतर एवं भाग के तत्समक नहीं होते। जवाब देंगे क्यों नहीं होते? अंतर और भाग के कोई तत्समक नहीं होते हैं। सिर्फ योग का तत्समक 0 होता है, गुणन का तत्समक 1 होता है, लेकिन अंतर और भाग का कोई तत्समक नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि एक साइड से तो तत्समक काम करता है, दूसरी साइड से काम नहीं करता। आइए समझाता हूं। सिर्फ एक साइड से काम करने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है बात। अभी हमने देखिए 0 को दोनों साइड से लगाया था, 0 को इधर से भी लगाया था, उधर से भी लगाया था, दोनों साइड से नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि कई होते ना जो सामने से तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन पीठ पीछे जाके नुकसान पहुंचाते। सामने से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते। कई है पीठ पीछे नहीं पहुंचाते, सामने नुकसान पहुंचाते थे जो पूछा ने। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते ना सामने नुकसान पहुंचाते। तो जो पीठ पीछे और आगे और पीछे कहीं भी नुकसान ना पहुंचाते उन्हीं का नाम तत्समक है। तो देखिए आइए समझाता हूं आपको अंतर में कहां गड़बड़ होगी। 0 जो है वो सामने से कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, a माइनस 0 a आ गया, लेकिन 0 माइनस a क्या अब a आएगा? नहीं साहब, इस बार माइनस a आएगा। तो 0 जो है वो एक साइड से तत्समक है लेकिन एक साइड से नहीं है। वही है जो सामने से नुकसान नहीं पहुंचा रहा, a माइनस 0 कर रहे हो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पीछे जब रख देते हो 0 माइनस a करते हो तो नुकसान पहुंचाता है। तो फिर तत्समक नहीं हुआ, क्योंकि तत्समक हमने उसको कहा है जो ना सामने से नुकसान पहुंचाता है ना पीछे से, ना लेफ्ट से ना राइट से। भाग के साथ भी यही परेशानी है, भाग बेचारे के साथ भी यही परेशानी है। इसी वजह से भाग भी मारा गया, भाग भी मारा गया। a में 1 का भाग दिया, a आ गया, यानी एक साइड से कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी साइड से देखिए, अगर 1 में a का भाग दें तो वापस a आएगा? जवाब है नहीं आएगा। 2 में 1 का भाग दें कोई नुकसान नहीं है, 2 में 1 का भाग दें कोई नुकसान नहीं है, 1 में 2 का भाग दें। अब आपके साथ उल्टा क्यों करें? हमने तत्समक की परिभाषा ये रखी है।
तत्सम की परिभाषा यही रखी है। हम उसको भला आदमी नहीं मान रहे जो सामने से बुराई नहीं करता। बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सामने से बुराई नहीं करते, हम तो उसको भला कह रहे हैं जो सामने से भी बुराई नहीं करता और पीठ पीछे से भी बुराई नहीं करता। आगे खड़ा है तब भी नुकसान ना पहुंचाए, पीछे खड़ा है तब भी नुकसान ना पहुंचाए। तो देखिए इस केस में, देखिए जोड़ वाले में देखिए 0 पीछे खड़ा है 1 तब भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आगे खड़ा है तब भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना सामने से नुकसान पहुंचाता है ना पीछे से। अब यहां 0 जो है वो आगे से नुकसान नहीं पहुंचा रहा लेकिन पीछे से पहुंचा रहा है। यहाँ 1 जो है वो आगे से नहीं पहुंचा रहा लेकिन पीछे से पहुंचा रहा है, तो इन्हें तत्समक नहीं माना जाएगा। हमारी तत्समक की परिभाषा क्लियर है, भला आदमी वही है जो ना आगे से नुकसान पहुंचाता है ना पीछे से नुकसान पहुंचाता है, यानी है ना पीठ पीछे बुराई करता है ना सामने बुराई करता है। बढ़िया भैया, है ना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रतिलोम के ऊपर। प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जिन संक्रियाओं के पास तत्समक नहीं है उनके पास प्रतिलोम भी नहीं माना जाएगा। जिनकी शादियां होंगी उन्हीं को ही मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जिनकी शादियां होती है उन्हीं को ही मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। अब शादी ना हो मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए भैया, नहीं मिल सकता। मैरिज सर्टिफिकेट उन्हीं को ही मिलेगा जिनकी शादियां होती है। तो प्रतिलोम अवयव केवल उन्हीं को ही मिलेगा जिनके पास तत्समक होता है ना। केवल तत्समक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, केवल तत्समक वाले का ही प्रतिलोम संभव हो सकता है, और उसकी भी गारंटी नहीं ले रहे हैं, उसकी भी गारंटी नहीं ले रहे हैं। मतलब वो डिमांड कर सकते हैं, संभव हो सकता है, वो डिमांड कर सकते हैं भैया हमारी शादी हुई है, मेरी सर्टिफिकेट दे दीजिए। फिर वो डॉक्यूमेंट लगाएंगे और लगाएंगे, चेक किए जाएंगे, फिर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा वो बात की बात है। लेकिन अप्लाई सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी शादी हुई हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, प्रतिलोम अवयव वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास तत्समक अवयव हो, ठीक है। और तत्समक अवयव किसके पास है? योग के पास और गुणन के पास। इसलिए बाकी और भाग दोनों ही बाहर निकल गए, सिर्फ योग और गुणन दो ही बचे। और योग का जो प्रतिलोम है, ए का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम वो होता है माइनस ए, ए का प्रतिलोम माइनस ए। अब आपको यहां समझाता हूं कि तत्समक अवयव क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने तत्समक के आधार पर ही परिभाषा बनाई है कि प्रतिलोम वो होता है जिनको संक्रिया कराने पर तत्समक आता है। तत्समक आता है, जिसका मतलब तत्समक होगा ही नहीं तो कहां से आएगा, होगा ही नहीं तो कहां से आएगा, तो इसलिए तत्समक होना चाहिए। तो अब ए में माइनस ए को जोड़ेंगे, ए में माइनस ए को जोड़ेंगे, जीरो आएगा नहीं आएगा। और योग का तत्समक कौन है? जीरो, तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए का प्रतिलोम माइनस ए है। गुणा में आ जाइए, ए परंतु जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात तो का प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम 1/a होता है। और यहाँ पे संक्रिया कौन सी? गुणा, तो ए और 1/a के गुणा कराइए, क्या आएगा? 1। और गुणन तत्समक क्या होता है? 1। तो प्रतिलोम की परिभाषा का क्या मतलब? प्रतिलोम का मतलब है दो अवयव जो आपस में संक्रिया करके, जो भी संक्रिया है, गुणा है, भाग है, बाकी है, जो भी है। जैसे मैंने बता दिया कि बाकी और भाग जो है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास तत्समक ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि बराबर में संक्रिया करें और बराबर में तत्समक आए, तो तत्समक होगा ही नहीं तो बराबर में कैसे आएगा, तो इसलिए वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो योग कर सकता है, तो योग का प्रतिलोम हो गया माइनस ए और गुणा का प्रतिलोम हो गया 1/a। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछे कि 2 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम -2, क्योंकि 2 प्रतिलोम है ना, तो हम प्रतिलोमों के नाम बदल देंगे। इसका नाम होगा योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, इसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 2 का गुणन प्रतिलोम, तो समझ जाएंगे गुणा वाला प्रतिलोम लेना है, और योज्य लिखें तो इसका मतलब योग वाला प्रतिलोम लेना है, समझ गए। तो इस तरीके से कंफ्यूजन ना हो इसलिए नाम के आगे योज्य और गुणन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। योज्य का मतलब योग के हिसाब से प्रतिलोम, गुणन का मतलब गुणन के हिसाब से प्रतिलोम। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, ये हमारा प्रतिलोम अवयव हो गया। अब आ जाते हैं संख्याओं के अगले गुणधर्म पे, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। हमने क्या किया, जो रियल नंबर थे, रियल नंबर पे गए, और रियल नंबर में जो नंबर थे, जैसा कि हमने कहा था सारे नंबर है, इसलिए बोला माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जो भी नंबर बन सकता है वो सब रियल नंबर है। तो हम क्या गए, लाइन पे गए, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जो ये लाइन थी, है ना, ये जो लाइन थी, इस लाइन पे हमने जीरो को इंडिकेट किया। जीरो कहाँ होगा? कहीं तो होगा। सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है जहां जीरो है, तो हमने क्या किया कि जीरो से पहले जितने भी नंबर थे, जो नंबर जीरो से छोटे थे,
जो नंबर 0 से छोटे थे, 0 से छोटे, और इधर जो नंबर थे वो 0 से बड़े थे, इधर 0 से छोटे थे, इधर 0 से बड़े थे, और 0 खुद 0 हो गया, ना बड़ा ना छोटा, बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। तो जो नंबर 0 से छोटे थे, यानी कोई नंबर a जो 0 से छोटा है, a छोटा है 0 से, जो भी 0 से छोटा था इनको कहा गया ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें कहा गया नेगेटिव नंबर्स। और जो संख्याएं 0 से बड़ी थी, 0 से बड़ी थी, a बड़ा है 0 से, उन्हें कहा गया धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पूरा बोलना चाहें ज्यादा सफाई से ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये हो गया ना धनात्मक ना ऋणात्मक, 0 0। इस तरीके से हमने नंबरों को 3 भागों में, 3 कैटेगरीज में बांट लिया, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर और 0 नंबर। ये जो है आपका, इनको आप ऐसे कह सकते हैं, ये है आपका R माइनस, ये है आपका R प्लस, और ये आपका 0, ठीक है। ये 3 हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक। अब बात ये है कि भैया जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने का क्या होगा? टकराने का मतलब अगर हम गुणा करें, अगर एक ऋणात्मक नंबर को धनात्मक नंबर से गुणा करें, सबसे पहले तो 0 से गुणा करें, अगर 0 से गुणा करें तो क्या होगा? तो नंबर 1 है कि भैया कोई भी बंदा 0 से अगर टकराया तो मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी नंबर, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, अगर वो 0 से टकराया, हमारा नियम कहता है, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, नंबर सिस्टम का मतलब हम नियम बनाएंगे। नियम बनाएंगे मतलब है कि ये नियम होंगे, इनको आपको मानना पड़ेगा। अगर आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर को काम में ले रहे हैं, तो आपको इन नियमों को मानना पड़ेगा। नियमबद्ध करने का मतलब है नियम मानना। क्रिकेट को नियमबद्ध किया गया कि भैया ये नियम है, जो भी क्रिकेट खेलता है वो उस नियमों से खेलता है। तो नियमबद्ध करने का मतलब यही कि हमने नियम बना दिए, अब आपको इस नियमों से खेलना है। तो ये कुछ नियम है। 0 का नियम ये है कि अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से गुणा किया तो गया बंदा। दूसरा, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो फिर आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। पढ़ने का तरीका, भावनाएं समझिए, भावनाएं समझिए। प्लस 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 का स्क्वायर नहीं है यहाँ, प्लस प्लस का मतलब है कि अगर दोनों ही नंबर एक साइड के, इस साइड के, दोनों ही नंबर इस साइड के हैं, तो उनका नंबर जो गुणा होके आएगा वो भी उस साइड का ही नंबर आएगा। नंबर 3, अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर माइनस का है, तो गुणा करने पर प्राप्त नंबर माइनस का होगा, मतलब वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 4, अगर इधर का नंबर माइनस का है, आगे वाला नंबर माइनस का है, पीछे वाला प्लस का है, तो गुणा करने पर माइनस का आ जाएगा। बड़ी नाइंसाफी हो रही है यार, 2 बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आ गया। तो गणित वालों ने बराबर करने के लिए फिर ये किया कि एक काम करते हैं, अब अगर माइनस माइनस हुआ तो माइनस माइनस हुआ तो प्लस कर देंगे, ताकि बराबर समानता बनी रहे, और ये कहीं कोर्ट में जाके असमानता का केस ना कर दे कि गणित जो है वो असमानता बढ़ रही है, इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया गया। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लीजिएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही लॉजिकल कारण है, बहुत ही जबरदस्त कारण है। अगर आप कभी रिंग थ्योरी पढ़ें, रिंग थ्योरी जो है वो आपके बीएससी, लगभग बीएससी फाइनल में आती है। रिंग थ्योरी पढ़ा होगा, नाम सुना, वलय सिद्धांत। वलय सिद्धांत में आप ये चीज पढ़ते हैं कि जो वलय होती है, वलय क्या होती है, आपके जो नंबर सिस्टम है वो एक वलय बनाता है, रिंग बनाता है, और रिंग में 2 प्रतिलोम अगर है और 2 प्रतिलोमों की अगर आप संक्रिया करा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली बराबर है 2 नंबरों, 2 अवयवों की संक्रिया के बराबर होता है। तो माइनस माइनस उस हिसाब से प्लस होता है। तो थोड़ा जटिल कंसेप्ट है, कभी आइए उसको आराम से समझाएंगे, अभी फिलहाल इतना ही मानिए। इसका आंसर जो है, ये क्वेश्चन तो 5वीं छठी का है, लेकिन आंसर आपको मिलता है बीएससी फाइनल में। गणित में ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली आंसर छठी में भी दिया जा सकता है। कई कहेंगे सर बीएससी में आंसर है, आंसर छठी में भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो छठी क्लास का बच्चा समझ पाएगा। समझ रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे ने मान लिया पूछ लिया कि 3 साल का बच्चा है मेरा, मान लीजिए, वो कहता है कि पापा मृत्यु क्या होती है, तो जवाब तो मैं दे सकता हूँ कि मृत्यु क्या होती है, लेकिन क्या लगता है उस 3 साल के बच्चे को समझ में आ जाएगा कि मृत्यु क्या होती है? तो क्वेश्चन ये होता है कि जब आप टीचर जवाब नहीं देता क्लास में, उसका बड़ा कारण ये नहीं है कि वो जानता नहीं है, वो जानता है, लेकिन वो ये सोचता है कि क्या स्टूडेंट उसको पचा पाएगा या नहीं पाएगा, है ना, ये कारण है। ठीक है, तो टीचर्स पे ज्यादा दोष ना लगाएं, ज्यादा उन पे शंकाएं ना करें। बेचारा मजबूर होता है, समझता है अगर बच्चे को बता दिया तो कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए वो चीजें थोड़ी सी छुपा लेता है, बताता नहीं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। विभाजकता के नियम, ये अच्छा माना जाता है। विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी, विभाजकता,
रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इसका मतलब है कि कोई नंबर किसी नंबर में भाग देगा, जाएगा या नहीं जाएगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। मुझे कैसे पता चलेगा किसी नंबर में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, किसी नंबर में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, 5 का भाग जाता है या नहीं जाता? तो आप एकदम सरल भाषा में कह सकते हैं कि सर भाग दे के देख लीजिए, कैलकुलेटर ले आइए एक 40 रुपए का, आप पहले वाला नंबर है वो एंटर करिए, फिर भाग का बटन दबाइए, फिर 2 या 3 जो भी आप देखना चाहते हैं भाग दीजिए, बराबर का बटन दबाइए। अगर पूरा पूरा नंबर आ जाता है तो समझिए भाग गया, दशमलव में आता है तो समझिए भाग नहीं गया। सिर्फ 40 रुपए में आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा, बहुत सही जवाब दिया है ना। ये जवाब हल्का 40 रुपए वाला सस्ता जवाब था, 40 रुपए वाला सस्ता जवाब था, लेकिन इतना सस्ता जवाब हमें नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा महंगा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई नंबर को 2 काटेगा या नहीं काटेगा। नंबर 1, 2 की भाजकता, 2 की भाजकता 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, पूरा पूरा, दशमलव नहीं आना चाहिए। ऐसे तो 2 सबको काट देगा, ऐसे तो 2 सबको काट देगा, लेकिन हमें कटवाना है तब जब पूरा पूरा भाग जाए। तो 2 की भाजकता का नियम है, जो लास्ट इकाई अंक है संख्या का, जो इकाई अंक है, इकाई अंक मतलब सबसे पहले वाला, उस साइड से राइट हैंड साइड से सबसे पहला अंक जो इकाई अंक है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या 2 से भाज्य है, संख्या 2 से, वरना नहीं है, वरना नहीं है। जो लास्ट डिजिट है वो इन 5 में से कोई एक होना चाहिए। आपका जो भी नंबर है हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका जो भी नंबर है हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ उसके जो लास्ट वाला खाना है उसमें इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ क्या है, क्या यहाँ 0 है या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सरल भाषा में बोलूं तो क्या यहाँ पर कोई सम संख्या है? अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगला 3 की भाजकता, 3 की भाजकता, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसका काम है आप सभी नंबरों का योग करिए और 3 का भाग दीजिए। अंकों का योग, ये जो एक एक अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हर अंक को उठाइए, जोड़िए। अंकों का योग, अगर आपके अंकों का योग जो आपका इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस सैकड़े का अंक प्लस 1000 का अंक, मुझे याद आता है कि जब पहली बार मैंने ये भाजकता के नियम पढ़े थे कि 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, 3 से विभाजित होने का क्या नियम है, तो मुझे 2 के विभाजित होने के नियम में कोई दिक्कत नहीं थी कि लास्ट अंक है वो भैया 0, 2, 4 आएगा, इसका मतलब लास्ट ये संख्या सम संख्या होगी, क्योंकि लास्ट वाला अंक 2, 4, 6 है तो सम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मुझे ये चीज थी कि या तो मैं इसको एज इट इज मान लूं, सर ने कहा है कि भैया सारे अंकों का योग 3 है तो 3 का भाग जाएगा, या इसको सीधा मान लूं। नहीं तो मेरे दिमाग में आया यार ऐसे कैसे मान लूं, ऐसे कैसे मान लूं, क्योंकि मैं जो था वो मैथ्स का बड़ा प्यारा स्टूडेंट था, मैथ्स आज भी मुझे उतनी प्यारी है, क्योंकि मैंने ज्यादा माना नहीं, मानने पर मैं ज्यादा विश्वास, आज भी मुझे ज्यादातर फॉर्मूले याद नहीं है, लेकिन व्युत्पन्न सारे कर सकता हूँ, व्युत्पन्न कर दूंगा, और कई बार तो मैं सेकंडों में व्युत्पन्न कर देता हूँ, यहाँ से लेके बोर्ड तक पहुंचता हूँ इतने में मैं फॉर्मूला व्युत्पन्न करके लिख लेता हूँ। तो इतना हो गया है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते, सच्ची में मुझे याद नहीं रहते, लेकिन बना फटाफट लेता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर चीजों पे जब काम किया है वो इन चीजों पे काम किया है कि चीजें आती कैसे है, क्यों आती है। जैसे ये था, आप 3 की भाजकता का नियम है, आप में से मोटा मोटी लगभग 99% लोग इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि 3 का भाजकता का नियम का मतलब सर ने कहा है कि सबको जोड़ो 3 का भाग दो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं है। लेकिन 1% बच्चे ऐसे होंगे, 0.001 मान लीजिए, ऐसे होंगे जो ये सवाल उठाएंगे कि ऐसे कैसे मान ले, वो कंपटीशन को साइड में रख देंगे, बास मतलब आग लगे कंपटीशन के, मुझे तो मेरा मन शांत करना है। मैं उसमें से था जिसको मन शांत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कंपटीशन शांत करने के। तो ये अब देखिए दोनों गलत नहीं है, एक है जो कंपटीशन को देख रहा है, एक है वो देख रहा है नहीं भैया कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन मन की शांति भी इंपॉर्टेंट है, वरना असंतुष्ट रह जाऊंगा। तो ये है, करिएगा ट्राई इसको। अगर जो शांत है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो शांत ना हो वो ट्राई करके देखेगा ऐसा कैसे हुआ। 4 की भाजकता, 4 की भाजकता, 4 की भाजकता में है कि जो अंतिम 2 अंक है, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, अंकों से बनने वाली संख्या, 2 अंकों से बनने वाली अंतिम 2 इकाई का और दहाई का 4 से भाज्य हो, अंतिम 2। इस बार जो आपका नंबर है उसमें जो लास्ट वाले 2 है ना, उसमें इंटरेस्टेड है हम, लास्ट वाले 2 में। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। ये जो लास्ट में इकाई और दहाई, ये जो 2 नंबर है
इन दो नंबरों को देखना है कि क्या ये दो नंबर जो है, ये वाले दो नंबर इकाई का और दहाई का, ये जो संख्या बना रहे हैं ये संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो फिर उस पूरे नंबर पे भी 4 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। फिर अगला नियम आ जाता है 5 का, 5 की भाजकता। तो ये ज्यादा परेशान नहीं करती है, 5 की भाजकता तो बच्चा बच्चा जानता है। 5 का पहाड़ा बोलिए, 5 के पहाड़े में आप देखेंगे कि जो अंतिम अंक है, जो इकाई का अंक है, वो या तो 0 आता है या 5 आता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 5 में आएगा तो उसका अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक, ये अंतिम का मतलब इकाई अंक है भाई, यहाँ में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इकाई और दहाई का। कई बार क्या होता है लिखते ऐसे हैं कि बाद में कंफ्यूज है, इकाई और दहाई, यहाँ लिख देता हूँ, तभी अच्छा नाम रखा गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ज्यादा अच्छा रहता है। वरना आगे पीछे में जोड़ हो जाए, मैं कहूँ ये आगे और आपको ये आगे, फिर आगे आगे लड़ मरेंगे, तो अच्छी बात है। इकाई का अंक, अब इकाई के अंक में किसी को कंफ्यूजन नहीं, इकाई का अंक 0 और 5, 0 और 5 हो तो 5 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। चलिए 6 पे आ जाते हैं। 6 की भाजकता, 6 की भाजकता कोई अलग से भाजकता नहीं है, वो 2 और 3 की भाजकता है। आप तो चेक करिए, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 2 और 3 से भाज्य है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो 6 से अपने आप कट गया, 2 और 3 से भाज्य। अगर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी कट रहा है, क्योंकि 2 और 3 का ही तो काम 6 है ना। 7 की भाजकता का नियम बड़ा कमाल का है, ये बड़ा ही जबरदस्त है, कमाल का नियम है भाई 7 की भाजकता का। 7 की भाजकता का जो नियम है वो कहता है कि आपका जो अंक है, जो इकाई का अंक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी संख्या है उसमें जो आपका इकाई का अंक है, ये वाला, उस इकाई के अंक को निकाल लीजिए, दुगना कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, और बची हुआ जो संख्या है, बची हुई जो संख्या है, दुगना करके इसमें घटा दीजिए। इस सारे नंबर में से घटाना है, और घटाने के बाद जो प्राप्त हो उसमें देखिए 7 का भाग जाता है या नहीं जाता। जवाब हाँ या ना बोलिए, जवाब हाँ या ना। अगर जवाब हाँ है, अगर जवाब हाँ है तो 7 से विभाजित है, जवाब ना है तो नहीं है। आखिरी अंक जो है इकाई का अंक है, उसको डबल करना है, डबल 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 करने में जो भी बने उसे, उस अंक को छोड़कर जो संख्या बची है उस संख्या में से घटाना है, और फिर देखना है 7 कटता है या नहीं कटता। अगर नहीं कटता है, आपको लगे कि अभी भी नंबर बड़ा है, अगर आपको लगे अभी भी नंबर बड़ा है भैया इतना, तो फिर उस पूरे नंबर पे भाग दे देता, ये घटाने हटाने क्या झंझट था। तो एक काम करिए, प्रक्रिया को दोबारा रिपीट कर लीजिए। आप प्रक्रिया को कई बार रिपीट कर सकते हैं, और नंबर को छोटा करते 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 कई देर में छोटा करके ले आइए। बात सत्य होगी, जहां भी सत्य होगी, जहां गलत होगी तो 7 से भाज्य नहीं है, सत्य है, भाग करती है ना। कई बार नंबर बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर हो सकता है, तो आप छोटा करते 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 कई देर तक छोटा कर सकते हैं उसको। अभी एक एग्जांपल मैं इसको करवा ही देता हूं आपको, है ना। एक बड़ा सा नंबर लेके बैठ जाते हैं, फिर इसको छोटा 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 करते रहते हैं। ये ले लेते 7 8 6 3, रैंडमली ले रहा हूं भाई, मुझे भी नहीं पता, ये नंबर ले लिया, ठीक है। इस नंबर में जो लास्ट नंबर है उसको डबल करिए, लास्ट नंबर ये देखिए, बाकी नंबर एक तरफ, लास्ट वाला भैया एक तरफ, और इसको दुगना करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये बराबर आ गया 2। बचे हुए नंबर में से 2 घटा दीजिए, 7 8 3 5 2 माइनस 2, तो ये आया 7 8 6 3 5 0, ठीक है। अब 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग देके देख लीजिए, अब जाता है तो फिर उस वाले में भी जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, भाग अभी लग रहा है सर अभी भी नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है तो फिर वही भाग काम करिए, ये एक साथ, ये एक साथ, इस भाई साहब का डबल, इसमें से घटा दीजिए, घटाने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आ जाएगा 7 8 6 3 5। सर अभी भी नंबर बड़ा है, बड़ा है, सच में बड़ा है, चलो फिर दोहरा लेते हैं, नंबर बड़ा है फिर दोहरा लेते हैं, चिंता मत करो। इंटू 2 किया, ये 10 आ गया, या क्या 7863 में से 10 गया, 7853 आ गया। तो सर अभी भी नंबर बड़ा है, बड़ा है, चलो फिर से एक बार और दोहरा लेते हैं। सरकार अपनी है, सरकार हमारी है, एक बार फिर ले लेते हैं, 2 किया, ये आ गया 6, 885 में से 6 गया, ये आ गया 9 7 7 7 9। अब तो दे दो यार, नहीं दोगे, और छोटा चाहिए, नहीं पसंद आया, और छोटा करें, 9 दूनी 18, 77 में से 18 गया, ये आ
गया 9, 6 में से गया 5। अब तो कह दो 59 7 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 7 से विभाज्य नहीं है। बस, तो कई बार दोहरा सकते हो आप प्रक्रिया को, कई बार दोहरा सकते हो, लास्ट तक ला सकते हो। लास्ट में जब आपको लगे कि भैया अब नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर जाएगा। बस यह है 7 की विभाजकता का नियम। 7 के बाद में आते हैं 8 की विभाजकता का नियम। 8 की इनका यार नियम बड़ा सिंपल है। देखिए 2 में तो क्या होता है, लास्ट डिजिट को देखते हैं, मतलब इकाई वाले को देखते हैं। 4 वाले में इकाई और दहाई को देखते हैं। 8 वाले में लास्ट वाले 3 को देखते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले जो 3 अंक है उनको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 अंकों को देखना है, डिवाइड बाय 8 करना है। जाता है नहीं जाता, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, बात खत्म। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों नंबरों को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 8। जवाब यस या नो में मैसेज कर दीजिएगा, यस या नो। अगर जवाब यस है तो 8 का भाग जाता है, नो है नहीं जाता है। आपको याद है 2 वाले केस में आप इस लास्ट वाले नंबर को देखते थे, ये लास्ट वाला नंबर 2 से कटता है या नहीं कटता। 4 वाले केस में 2 नंबरों को चेक करते हैं, 4 का भाग। 8 वाले केस में 3 नंबरों को चेक करते हैं। 16 वाले का बता सकते हैं क्या होगा, 4 नंबरों को देखेंगे। लास्ट 4 नंबरों में 16 का भाग जा रहा है तो फिर पूरे नंबर पे 16 का भाग जा रहा है ना। चलो 8 की विभाजकता हो गई। अब 9 की विभाजकता, इसमें भी वही 3 वाला कंसेप्ट है। सभी अंकों का योग, सभी इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक प्लस सैकड़े का अंक, सभी अंकों का योग में 9 का भाग जाता हो तो काम पूरा। सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो तो 9 की विभाजकता तैयार हो गई। 10 की क्या विभाजकता है, अंतिम अंक अगर 0 है तो 10 का भाग जाता है, वरना नहीं जाता। इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 हो तो 10 का भाग जाता है। 11 की भाजकता, 11 वाली थोड़ी अजीब है। 11 वाली कहती है कि जो विषम स्थानों पर अंक है, विषम वालों का विषम स्थान पर जो अंक है, स्थान पर अंकों का योग, जो अंक विषम स्थान पर है उनका योग करिए, माइनस सम स्थान पर जो है, सम स्थान पर अंकों का योग, दोनों को घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद जो नंबर आए उसमें 11 का भाग जाता हो तब तो विभाज्य है, वरना नहीं है। ठीक है, समझिए क्या है ये। ऐसा है, देखिए आपका नंबर जो है वो जितने डिजिट का हो, ये मान लीजिए। अब इसमें से जो सम स्थान वाले बंदे हैं उनको अलग जोड़ना है, जो विषम पे है। पहले विषम वाले मान लीजिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, जो विषम स्थान पे है उनको एक साथ जोड़ना है। जो सम वाले बंदे हैं, जो सम जगह पे है, सम स्थान पर है, उनको अलग जोड़ना है। इस तरीके से आपको जोड़ के दोनों का अंतर निकालना है। दोनों को, ये जो डॉट 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 है इनको जोड़ना है, गुणा 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 वाले को जोड़ना है, फिर दोनों का अंतर निकालना है, घटाना है और उसमें 11 का भाग देके देखना है जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो 11 से विभाजित होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो फिलहाल हम यहाँ तक ही नियम पढ़ेंगे, यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करेंगे, छोड़ेंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जो लेक्चर है इसको एक बार विराम देते हैं। यहाँ तक हमने जो 2 लेक्चर में जितनी थ्योरी पढ़ी है वो सारी बेसिक मोटा मोटी जो थ्योरी नंबर सिस्टम की थी वो कंप्लीट हो गई है। अब घातांक के नियम है, लघुत्तम समवर्त है, महत्तम समवर्त है, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इकाई का अंक जो है वो ज्ञात करना वो पढ़ेंगे। तो और कई चीज़ें हैं, सरलीकरण है और उससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो आगे आएगा। लेकिन पहले इतनी जो थ्योरी पढ़ी है अब उस पर सवाल करने का समय आ गया है। तो 2 लेक्चर जो पूरे हुए हैं, इन दोनों लेक्चरों पे जितने सवाल, अच्छे सवाल जो बन सकते हैं, अगले लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि थ्योरी जो है वो जम जाए। क्योंकि खाली थ्योरी थोड़ा अजीब हो जाता है। न्यूमेरिकल जब होते हैं तो थ्योरी कनेक्ट होने लग जाती है कि कैसे सवाल आएंगे, क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो हम उसको कनेक्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, चलिए फिलहाल दोनों लेक्चर की थ्योरी अब आपके सामने है। अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, जो सवाल आएंगे वो इसी थ्योरी के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।